भाई चाइना की ट्रिप हमारी एकदम धांसू। जैसे हम सोशल मीडिया पे देखते हैं बहुत डेवलप है, तो आपको तो ऐसा लगता है कि एयरपोर्ट से उतरोगे तो रोबोट ही उठा कर ले जाएंगे। पहली चीज ही बता देता हूँ एकदम देसी। वहाँ के इंटरनेशनल एयरपोर्टों पे भी आप देसी संडास देखोगे, इंडियन संडास। और हमारे यहाँ तो फिर भी फ्लश कर दें। मैं इंडोनेशिया में था, तो वहाँ पर मुझे शहर से थोड़ा दूर आइलैंड दिख रहे थे, वो छोटे छोटे समुद्र के अंदर। हम पहुंच गए, जाने में हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, 1-1.5 घंटा था। एक मछुआरा आया वहाँ पर, वो आया था क्योंकि समुद्र काफी हलचल हो रही थी। अब इतने में आधा घंटा और हुआ होगा, हमारा जो बोट वाला था वो भाई भाग के आया मेरी तरफ और कहता कि निकलो, हम चल दिए। तो भाई वो फुल स्पीड पे भगा रहा है, लहरें दौड़ भाई। वो जैसे जैसे गिरे पानी हमारे ऊपर, भाई मैंने तो ऐसे पकड़ा हुआ है, उसने मेरे हाथ को इतना टाइट पकड़ा हुआ है और मैं बोल भी नहीं रहा कि मेरी नसें ही दब गई भाई। तो व्हाइट हॉर्सेस से पहचानते कि रफ्सी कितना है, और मुझे तो वहाँ चारों तरफ व्हाइट हॉर्सेस दिख रहे हैं। उसने मुझसे बोला, जो मेरे साथ मेरी दोस्त थी, जो जिंदगी रही मजा आया, बढ़िया रहा। बस ये है कि कभी ऐसा ना हो लास्ट में से जो कोमोडो ड्रैगन दुनिया के सबसे खतरनाक प्रेडेटर्स में है। 2 तरीके से मारते हैं किसी को भी अपने शिकार को। एक बार काट लेंगे, जो खून को जमने की जो प्रक्रिया होती है वो बंद हो जाती है। इनके लार में ऐसा वायरस होता है, तो वो खून लगातार बहता रहता है। और इनके जो क्लोज होते हैं ना वो इतने हैवी होते हैं, अगर आपको ऐसे मार देंगे तो शायद 2 टुकड़ों में कर देंगे। व्लॉग में देखना, मैं ऊपर गया हूँ तो उसने दिखाया एक व्यू, भाई समुद्र दिख रहा है, एकदम से टापू दिख रहे हैं, और वहाँ पर एक हट बनी हुई है, और उस हट के नीचे कोमोडो बैठा हुआ है। मैंने कहा यार ये क्या है, आराम से चिल कर रहा है, पड़े रहते हैं पूरे दिन। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। आज के एपिसोड में दोबारा हमारे साथ है आकाश भाई, और आप सब ने इनका पहला एपिसोड तो देखा ही था, और उसमें आपने स्पैम कर दिया था पार्ट टू के लिए। और मीनवाइल जब हम भाई को रीच आउट कर रहे थे पार्ट 2 के लिए, तो भाई गए हुए थे चाइना, और भाई ने वहाँ की वीडियोस डाल के जो आतंक मचाया है। आई एम श्योर आप सबकी फीड में कोई ना कोई रील, कोई ना कोई शॉर्ट, कोई ना कोई फेसबुक पे वीडियो या यूट्यूब पे कुछ ना कुछ आपने देखा ही होगा। आकाश भाई ने चाइना को इतनी ब्यूटीफुली दिखाया है, और जितने भी पिछले हमने ट्रैवल पॉडकास्ट में चाइना की बात करी है, आज उसके बारे में कम्प्लीटली अलग पर्सपेक्टिव, चाइना को ऐसे डिकोड होता हुआ आप देखोगे। क्योंकि जब हम ऑफ कैमरा भी भाई से बात कर रहे थे, तो जैसे हमने पहले भी बताया, भाई का घूमने का तरीका बहुत अलग है। भाई जिस भी कंट्री जाते हैं वहाँ बस जाते हैं, वहाँ पे पूरी रिसर्च करते हैं कि अगर कोई चीज़ दिख रही है तो उसके पीछे की क्या स्टोरी है। तो आज आपको पॉडकास्ट में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि आपके फेवरेट ट्रैवलर यहाँ पर आ चुके हैं। तो स्वागत करते हैं आकाश भाई का। थैंक यू भाई, थैंक यू। स्वागत है जी आप लोगों का भी। कैसी रही आपकी चाइना की ट्रिप? भाई चाइना की ट्रिप हमारी एकदम धांसू, और ये बोल सकते हैं दिमाग की बत्ती खोल देने वाली रही है। मतलब जैसे मैं सोच के गया था कि जैसे हम सोशल मीडिया पे देखते हैं बहुत डेवलप है, तो ऐसा होता है ना, आप किसी को देखते हो कि बहुत डेवलप है तो वो तो आपको नॉर्मली लगता है। एक इंसिडेंट बताता हूँ मैं कि देखो, अगर जापान नहीं गया होता उससे पहले तो शायद बहुत वाव लगता, बट आप जापान में टेक्नोलॉजी देख चुके हो तो आपको तो ऐसा लगता है कि एयरपोर्ट से उतरोगे तो रोबोट ही उठा कर ले जाएंगे। बट ऐसा नहीं होता। वहाँ पर बहुत शॉकिंग चीज़ें देखी है मैंने, जो मतलब मैंने उम्मीद नहीं की थी। तो वो डेवलप्ड भी है और बहुत अंडर डेवलप्ड भी है, बहुत डिसिप्लिन्ड भी है, बहुत बदतमीज भी है, अच्छा, बहुत सेफ भी है और बहुत अनसेफ भी है। हर चीज के 2 पहलू आपको दिख के 2 पहलू मैंने वहाँ पर देख लिए। तो वो आज हम तो भाई जो कॉमनली हमने सुना है, देखा है, बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, सीसीटीवी है कदम कदम पे, ये सब तो हो गई नॉर्मल बात, ठीक है, ये सब हो गई डेवलपमेंट की बात। तो शुरुआती जरा अंडर डेवलप्ड चीजों से करते हैं कि हमसे वो कहाँ सिमिलर है या है ही नहीं कुछ या उनका मिनिमम भी हमसे बहुत ही ऊपर है ना। भाई है। हाँ, तो हमसे क्या सिमिलर है ये बताओ। पहली चीज ही बता देता हूँ एकदम देसी। वहाँ के इंटरनेशनल एयरपोर्टों पे भी आप देसी संडास देखोगे। अच्छा, वो भी मैक्सिमम इंडियन संडास। अच्छा जी। हाँ, और हमारे यहाँ तो फिर भी फ्लश कर दें। अबे वो छोड़ देंगे पूरे। मतलब 10 में से मेरे को वीडियो भी पड़ी। वीडियो में रिकॉर्ड कर लिया। मैं भाई इंडियन संडास की वीडियो बनाने गया था कि कई लोग बोलते हैं कि भाई, जैसे मैंने जापान गया था तो सबसे पहले जैसे मैं जापान के एयरपोर्ट पे उतरा तो मैंने भाई जो नोट करा था कि उनके टॉयलेट करा था, जो मैंने उसकी वीडियो बनाई थी बहुत फटी थी। कि भाई बहुत ही ज्यादा एडवांस थे, सामने से निकल जा रहे हो तो अपने आप फ्लश हो जा रहा है, सेंसर ऐसे लगे हुए थे सामने से निकलने पे भी, और इतने सारे बटन थे। वो मैंने दिखाया था वीडियो में कि कोई फैन चल रहा है और मतलब टेम्परेचर कंट्रोल हो रहा है, कंट्रोल, काफी चीज थी। तो मैं सोच के कहा था भाई चाइना वाले तो पता नहीं क्या हाथ वाथ ना निकाल दें, क्योंकि ये तो बहुत ही ज्यादा डेवलप है। बट वहाँ एकदम से शौक लगा मुझे। जैसे ही मैं उतरा तो मैं गया था चेंगडू, थाईलैंड से उड़ा था मैं, तो थाईलैंड से मैं चेंगडू गया था। तो मेरा क्या प्लान था कि पहले मैं सोचा यार बीजिंग उतरूंगा तो आधा इधर जाऊंगा आधा इधर जाऊंगा, तो एक साइड उतरता हूँ।
और वहाँ से ऐसे धीरे 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 1 महीने के अंदर फिर मंगोलिया के बॉर्डर तक। तो भाई मैं एयरपोर्ट पे उतरा। अब मैं आपको तीनों का ही बता देता हूँ, क्योंकि एक एयरपोर्ट पे गया तो मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है भाई ये यहाँ पे लोग देसी यूज़ करते होंगे। शेंजन से बड़ा तो कोई नाम नहीं है चाइना में टेक्नोलॉजी में। शेंजन के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे भाई साहब अगर 10 टॉयलेट है तो उसमें से 2-3 होंगे इंग्लिश, 2 ही होंगे, और 8 होंगे इंडियन। अच्छा। और इंडियन जो टॉयलेट होते हैं उसके बाद लाइन लगी होती है, और दो वो होते हैं, वो खाली रहते हैं। और उसमें ऐसा कोई एडवांस टेक्नोलॉजी कि फुआरे वगैरह मतलब बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता, बेसिक होते हैं। तो ये जो हमारा पर्सपेक्शन है कि इनको लेके कि यार बहुत ही आगे चल रहे हैं, वो हैं, बट वो मैन्युफैक्चरिंग में। अच्छा। उनकी पर्सनल लाइफ बहुत देसी है, बहुत ओवर देसी है। मतलब लड़की आप देखोगे कि बहुत ही ज़्यादा वेल ड्रेस्ड है, आपको ऐसा लगेगा एकदम हाई क्लास है, वो एकदम फ़ोन चलाते चलाते नीचे बैठ जाएगी, जैसे वो नहीं बैठ जाती है देसी पोटी स्टाइल में। हाँ, उसमें कोई गलत नहीं है, वो उनका अपना, बट बहुत अलग है जो हम देखते हैं। उकड़ू पोजीशन। और जो अंकल होते हैं वो चलते हुए टी शर्ट उठा लेते हैं, तो उन सबके पेट दिखते रहते हैं, वो यहाँ ऐसे घुमा लेंगे। ऐसा क्यों करते हैं? ये उनका स्टाइल है नेशनल। पता नहीं क्या है, मतलब खड़ा रहेगा आदमी, पेट निकाल के ऐसा खड़ा है वो, चाहे मोल हो। तो ये चीजें देख लो कि हम सोचते हैं कि बहुत ज्यादा अलग होंगे। दोस्तों, इससे पहले हम पॉडकास्ट को आगे बढ़ाएं, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। जैसा कि आपको पता है, हमें वीडियोस बनाते हुए 10 साल हो गए हैं, और इन 10 सालों में हमने YouTube, इंस्टा और फेसबुक पे काफ़ी सारी ऑडियंस गेन करी है। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि अब कंटेंट क्रिएशन बहुत चैलेंजिंग हो गई है, बहुत ट्रिकी हो गई है, बहुत सारे क्रिएटर्स आ गए हैं, तो अब अगर हम शुरू करें तो हम सोशल मीडिया पे कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो हम पर्सनली तो सबको गाइड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हमारा बहुत मन था कि हम दिल से सबकी हेल्प करें सोशल मीडिया पे ग्रो करने में। हमने जो इन 10 साल की जर्नी में सीखा वो सब आपको बता पाएँ, तो उसी के लिए हमने एक छोटा सा कोर्स बनाया है, जिसमें हमने अपनी इन 10 साल की जर्नी में जो चीज़ें सीखी और जिन चीज़ों को क्रैक करके फॉलोअर्स गेन करे, सोशल मीडिया पे बने रहे, सस्टेनेबल रहे, ग्रो करा, वो सारी टिप्स और ट्रिक्स हमने उस कोर्स में दी हैं। आई एम श्योर आप अगर उस कोर्स को देखोगे तो आपकी भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो आपकी फील्ड कोई भी हो, कंटेंट क्रिएशन आज के टाइम पे एक नीड बन चुकी है अपने बिजनेस को ग्रो करने में, या फिर आपका कोई भी काम हो, अगर वो ऑनलाइन नहीं है तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा आने वाले टाइम में। तो ये कोर्स आपकी मदद करेगा सोशल मीडिया पे आपके हैंडल को ग्रो करने में। तो हमारी वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, यहाँ पर भी लिखा आ रहा है, आप जाइए एक बार जाकर उस कोर्स को एक्सेस कीजिए और अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को शुरू कीजिए। चलो अब बातों को आगे बढ़ाते हैं। और हमने उनका नेचर भी सुना है भाई कि फॉरेनर्स को देख के बहुत खुश हो जाते हैं, फ़ोटो वोटो लेते हैं और बात करने में हेल्पफुल बहुत होते हैं। तो आपको ऐसा फील हुआ? नेचर वाइज कैसे इंटरेक्शन हुई? भाई मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं जैसे कुछ पॉडकास्ट देखे इंडिया में, अगर मैं उन पॉडकास्टों को देख के और वैसी इमेज लेके जाता ना, तो मैं शायद बेहोश हो जाता। मुझे समझ नहीं आता कि मैं चाइना आ गया कि उगांडा आ गया। क्योंकि मैंने एक पॉडकास्ट पे देखा वहाँ इंडिया में कि उसने बोला कि वहाँ पे बिहेवियर स्कोर चलता है। बिहेवियर स्कोर? एक बंदे ने बोला कि वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ क्रेडिट स्कोर होता है, तो वहाँ पे बिहेवियर स्कोर होता है। मान लो अगर आप किससे हेल्प मांग रहे हो और वो ना करे तो उसके बिहेवियर स्कोर से पॉइंट घट जाएंगे और फिर उसको अच्छी सोसाइटी में नहीं मिलेगा। तो अब ये इमेज आप लेके जाओगे और फिर वहाँ आप चाइना में लैंड कर रहे हो, मॉल में फुहारा लगा हुआ है, तो एक बंदा खा के जा रहा है और फुहारे पे चढ़ के हाथ धो दे। अच्छा, ये देखा है मैंने भाई। मैं बीजिंग में था, बीजिंग की नेशनल कैमरा टावर, जो कैमरा पूरे देश के कैमरा जहाँ से ऑपरेट होते हैं, उसके नीचे खड़ा हूँ। और मेरे पास अभी मैंने वीडियो डाल भी दी है फेसबुक पे, इंस्टा पे आएगी वो। मैंने ऐसा कैमरा ऑन किया रैंडम, मुझे पता था मेरे पीछे से कोई ट्रैफिक लाइट तोड़ेगा। अच्छा। पैदल की लाइट चल रही है, मैंने कहा वो देखो जा रही, ऐसे भाग रहे हैं, यूँ देखेंगे भाग जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा वेल डिसिप्लिन्ड है, बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है। वो बहुत अच्छे धंधा वाले हैं, धंधा करना जानते हैं, वो प्रोडक्ट स्केल जानते हैं, वो इंफ्रा वाकई में बहुत सॉलिड है। बट ऐसा नहीं है कि रोडों पे रोबोट घूम रहे हैं और किडनैप करके ले जाएंगे। ये बैलेंस है उनके बीच। मुझे ऐसा लगता है कि वो दुनिया को जानते हैं कि क्या टेक्नोलॉजी बेचनी है और क्या 10 साल बाद टेक्नोलॉजी आएगी वो बना देंगे, बट उनकी लाइफ खुद की बहुत सिंपल है। वहाँ पे आपको कहीं पोल्यूशन जैसी दिक्कत दिखी? ना। बीजिंग में मैंने स्पेशली चेक किया, इसलिए AQI 35 था भाई बीजिंग में। उन्होंने काफी अच्छे से टैकल करी है ये चीज। मोस्ट पोल्यूटेड सिटी थी वो। इस चीज़ में तो देखो आप मानोगे उनको कि दे नो हाउ टू मेक स्टफ। अगर वो पीछे पड़ गए, अब जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ,
अब ये तो हमने सामने देख ली, न्यूज़ पे चल रही है कि भाई बीजिंग तो बहुत पोल्यूटेड था, साफ कर दिया, चलो ठीक है। एक जो चीज़ जिस पर इतना एग्रेसिवली काम कर रहे हैं वो है ब्रांड्स। मतलब कि अभी पूरी दुनिया क्या कहती है, अरे चाइनीज़ मेड है, ख़राब हो जाएगा। मतलब उनकी ब्रांड इमेज बहुत ख़राब है। भाई आप विश्वास नहीं करोगे, जो ब्रांड बना रहे हैं ना वो किल नहीं कर रही, वो खा रही हैं। और कैसे बना रहे हैं मैं आपको सीन बताता हूँ। चाइना में आप कहीं भी घूमना तो कोई भी इंटरनेशनल ब्रांड देखना, फिर उसके आसपास मुंडी घुमाना, आपको 2-3 ब्रांड दिखेंगी जो हर उस शोरूम के आसपास पूरे देश में दिखेंगी। जैसे फुटबॉल में एक प्लेयर को टैकल करने के लिए 2 वो लगाते हैं ना, हाँ। ऐसे वो करते हैं। मतलब मैं एग्जांपल देता हूँ, स्टारबक्स। भाई स्टारबक्स जहाँ दिखेगा उसका थोड़ा सा इधर उधर देखना, वहाँ दिखेगा ल्यूकिन कॉफ़ी। और क्या भाई ब्रांड है यार वो, मतलब क्या, मैं आखिरी दिन तक मैं फैन बन गया था उस ब्रांड का। कुछ नहीं है स्टारबक्स उसके आगे, बच्चा भी नहीं है भाई। क्या तो उनकी प्रेजेंटेशन है। कॉफ़ी क्या है भाई, फाड़ कॉफ़ी है। उन्होंने एनीमे स्टाइल पकड़ा है उसमें, वो एनीमे की ब्रांडिंग होती है। और जो उनके कैफ़ेज़ हैं, जिस हिसाब से उन्होंने डिज़ाइन किए हुए हैं, जिस हिसाब से उनकी प्रेजेंटेशन है, सामने स्टारबक्स होता है, इधर ल्यूकिन होता है, ऐसा लगता है वो तो है 80 के दशक का कुछ, और ये चल रहा है कुछ। और जहाँ भी स्टारबक्स है वहाँ 2-2, 3-3 ल्यूकिन है, और ल्यूकिन भरे रहते हैं भाई। मैंने दिखाया अपनी वीडियो में, मतलब उनके ऑर्डर में टेबल है, ये भरे रहते हैं, ऑर्डर्स। और ये खास बात है चाइनीज़ के अंदर, अगर उनकी कोई ब्रांड आती है और कॉम्पीट करती है तो तुरंत शिफ्ट हो जाते हैं, तुरंत के तुरंत। ऐसी ये ल्यूकिन हो गया, BYD तो आपने देख ही लिया। ऐसी उनकी LYN लिन करके एक नाइकी को टैकल करने के लिए बनाई हुई है उन्होंने। भाई शोरूम्स ऐसे बनाए ना, डीकैथलॉन है तो डीकैथलॉन के बराबर में, उसका नाम भूल रहा हूँ, ऐसा शोरूम बनाया हुआ था जैसे डीकैथलॉन में माउंटेन के कपड़े मिलते हैं, वो पूरा शोरूम ही माउंटेन के डिज़ाइन में था। ओके। पूरी बिल्डिंग ही, तो उस पर बंदा चढ़ के जा रहा है और कोई बंदा लटक रहा है। तो वो अब इस चीज़ को बहुत सीरियस ले रहे हैं कि ब्रांड्स कैसे बनते हैं, अब हम ब्रांड्स ही बताते हैं। और दिमाग इतना अच्छा लगा है, वेल स्टैब्लिश्ड ब्रांड के बगल में ही अपना खोल दिया। अक्सर बंदा सोचे यार नहीं यार मैं यहाँ नहीं करूँगा, क्योंकि वहाँ पे लोग जाएंगे। हाँ, हम पता क्या है, हमारे यहाँ क्या है कि हम ना, जैसे कोई कर भी रहा है कॉपी, हम उसको क्रिटिसाइज करते हैं, बट दुनिया में सबसे अच्छा सक्सेस पाने का तरीका मेरे हिसाब से कॉपी है। अगर कोई बंदा 20 साल से काम कर रहा है तो आपको नया इन्वेंट क्यों करना है जब आप 0 पे हो। आप कर लेना, पहले 20 पे आ जाओ, उसके बाद नया कर लेना, पहले कॉपी मारो। तो वो ये कर रहे हैं और वो शर्माते नहीं है भाई। और आप देख लो ना ब्रांड्स, ड्रोन में कोई नहीं था, कोई टक्कर दे देगा DJI को, आसपास है कोई, नहीं दे सकता। BYD देखो, उसकी मजाक बनाई थी इलोन मस्क ने, कहाँ पहुंच गई। तो वो लोग साला शर्माते नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि जो उनकी जो पैरेलल साइड है ना, कि बहुत एडवांस और बहुत देसी, वो उसको लेके चल रहे हैं। वो कॉम्बिनेशन जो है ना, वो नेट पे देखने के लिए नहीं मिलता, कि खुद नीचे बैठे हैं, देसी से इंडियन टॉयलेट यूज कर रहे हैं। भाई हमारे यहाँ अगर कोई कूड़ा फेंकता है तो मैं सच बताऊं, लोगों को ना सिविक सेंस हमारे यहाँ है ही नहीं। ऐसा नहीं है वो जानबूझ के फेंक रहे हैं, उनको बताया नहीं जाता कि ये गलत है। अगर आप सही में किसी से बोल दोगे कि भाई ये क्यों फेंक रहा है, तो शर्मा जाएगा। इंडिया में थोड़ा तो कहेगा अच्छा, वहाँ बोल के देखना आप। भाई मैंने एकदम क्लीन पोर्च स्ट्रीट पे, मतलब जहाँ आपका बंदा कोई देहाती भी होगा वो भी नहीं फेंकेगा, ऐसे रेड बुल पी रहा है और यूं फेंक के मार रहा है। अच्छा, और चिल्ला रहा मैं बैठा, मैंने यार भाई तू कैसा बंदा यार, इतनी अच्छी जगह बैठो, 3 लड़के बैठे हो, सिगरेट पी रहे हैं, वहीं किसी वहीं सिगरेट फेंक रहे हैं, मूंगफली खा रहे हैं तो वहीं के वहीं फेंक देंगे, पूरा गंदा कर देंगे। तो उनका ना बहुत अलग साइड है, शहर इतने साफ, बट उन्हें ये पता है ना कि कोई ना कोई आके ले जाएगा तुरंत। मैं वही बोल रहा हूँ कि चाइना जाने से पहले मैं सोचता था कि गवर्नमेंट ही सब कुछ नहीं कर सकती, बट वहाँ जाके मेरा माइंड चेंज हो गया कि अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है भाई। वो लोग जंगली हैं भाई, अगर पब्लिक छोड़ दिया जाए उनको। मतलब अगर जनता ही देश खराब कर रही है और फिर साफ मिल रहा है, तो गवर्नमेंट ही है जो उस चीज़ को कितना स्ट्रॉन्ग है। एक वीडियो भी मैंने डाली भी इंस्टा पे, मैंने उसमें दिखाया, मैं ऐसे ही चलता रहता था तो मुझे डब्बा दिखा सिगरेट का, तो मैंने पीछे देखा एक बंदा आ रहा था। तो यहाँ ना छोटी छोटी रोड दे देते हैं वो एक बंदे को, वो उसका काम है साफ करना। भाई उस रोड पे एक दाना नहीं पड़ा, सोच को देखो इतना बड़ा डब्बा कोई फेंक के गया, देहाती आदमी होगा वो। अब वो गया है और वो बंदा ऐसे पिछाया, उसने यूँ उठाया और लेके चल दिया। तो बहुत एक्टिव है। सफाई के मामले में भी ये सिर्फ लोग यूज नहीं कर रहे, इसमें भी रोबोट्स वगैरह यूज करते हैं। कोई देखा आपने कि वही सफाई में भी यूज कर रहे हैं ऐसी चीजें, टेक्नोलॉजी? शेंजन में देखा है, मतलब वही देखी है, जैसे ग्रिल्स लगी होती हैं शहर में, तो उसको साफ करने के लिए अलग ट्रक्स देखे टेक्नोलॉजी वाले, वो आते हैं, उनके अंदर ऐसे ग्रिल्स को पकड़ते हैं, वो साफ करते हुए चले जाते हैं। मतलब ऐसा थोड़ा बहुत देखा। और उनके फुटपाथ पे जो नॉर्मल मशीन चलती हैं रोबोट्स वाली, वो देखी हैं। टेक्नोलॉजी तो है,
नो डाउट। आप बता रहे थे गूगल ट्रांसलेट भी फेल कर रखा है इन्होंने, ऐसा कुछ बना रखा है, क्या है वो? भाई ये इन्होंने क्या है कि अब मुझे पता था, अब ये तो पता होगा आपको, वहाँ पे इंटरनेट नहीं चलता है, मतलब फेसबुक इंस्टाग्राम ये तो सब बैन है। तो मैं यहाँ से VPN खरीद के गया था, दो एयरपोर्ट पे उतरा, वो दोनों VPN काम नहीं करे। वो गारंटी दे रहे हैं हमारे सर्वर इतने तगड़े, दोनों ही फेल हो गए। वहीं चाइना टेलीकॉम की लड़की बैठी थी, उसने मुझे एक फ्री VPN डाउनलोड कर दिया। अगर कोई देख रहा हो बंदा तो भाई कैट VPN है, वो कर लेना, फ्री है, वो चल जाता है। बट उसके साथ दिक्कत क्या है, 10-15 मिनट चलता है, फिर उसको पकड़ लेते हैं। अच्छा। बट आप फिर दोबारा फोन करोगे चल जाएगा। तो अब भाई वहाँ पर हमने क्या देखा, मैंने सोचा गूगल ट्रांसलेट की लैंग्वेज डाउनलोड करके ले जाऊँगा, तो मैं चाइनीज़ लैंग्वेज डाउनलोड कर ली मैंने, और जितनी लैंग्वेज थी मैंने सब डाउनलोड करके गया था कि वहाँ से मंगोलिया भी जाना है, कजाकिस्तान भी जाना है, तो काम आ जाएगा। अब इसके साथ पता नहीं क्या प्रॉब्लम आती है भाई, हम बोलते कुछ और ही आले बाले से गाता है। नॉर्मल आप टाइप करोगे तो ठीक है, बट आप किससे बात कर रहे हो, इतना सारा टाइप कैसे करोगे? सही बात है। तो मैं होते होते शेंजन तक बहुत ज़्यादा वो हो गया था यार, हम खाना नहीं खा पा रहे वहाँ। तो वेज तो छोड़ ही दो, जो बंदा चिकन भी खाता है ना भाई, उसके भी बहुत बुरे हाल है। अच्छा, कहाँ से ढूंढोगे आप? एक रेस्टोरेंट में मैं ऐसे ही बैठ गया, उसको मैंने मेन्यू से बोला मैं चिकन खाता हूँ, उसने ऐसे दिखाया चिकन का ये बना दूँ, ठीक है। साले ने पता नहीं क्या बनाया भाई, मेरे पूरे होठों पे ना चिंगारी सी मच गई, अजीब सा पता नहीं क्या बना दिया। तो वहाँ थोड़ा ये, आप KFC कितना खा लोगे? और इंडियन रेस्टोरेंट्स का क्या सीन है? हाँ इंडियन रेस्टोरेंट है, पर बहुत महंगे। महंगे तो हैं, मतलब आप 3,000 के आसपास मान लो, 2,500 से 3,000 रुपये एक मील का। हाँ, एक मील का, 2 बंदे हो तो इतना है। बट बाहर जाके यार मैं कोशिश करता हूँ लोकल ही खाएं, कुछ वहाँ का एक्सपीरियंस तो मिले, बट लोकल इतना डिफरेंट हुआ। चाइना में तो भाई पता नहीं क्या ही खिला दे। हाँ। बट वैसी मार्केट्स भी देखी आपने, जैसे थाईलैंड में होता है ना कि क्रोकोडाइल स्ट्रीट पे ही बिल्कुल भुन रहा है, और ऐसे Octopus सांप वगैरह तो वाप थे। बिक रहे हैं, और ऐसी मार्केट्स देखी आपने? भाई मैंने पर्सनली जैसे दिखाते हैं ना कुत्ता उत्ता खा लेते हैं, ये तो नहीं देखा, उनका कुत्ते और बिल्लियों के लिए प्यार देखा। मतलब जो चीज़ हम नेट में देख रहे थे उलट चीज़ें आ रही थी कि बिल्लियों को बहुत प्यार करते हैं और कुत्तों को बहुत करते हैं। तो अब जब मैं शेंजन पहुंचा तो भाई अब मुझे वहाँ से शॉपिंग करनी थी, मैं सामान तो कुछ लेके नहीं गया यार। यहाँ तो बार्गेन, क्योंकि वो बहुत ओवर पैसे बताते हैं भाई। बार्गेन का मतलब वहाँ फिक्स है, अगर वो कुछ पैसा बताए 70% डाउन कर दो, अच्छा, भड़क जाएंगे वो, एकदम तगड़ा भड़केंगे, बट दे देंगे। हाँ तो और वहाँ एक चीज़ हो रहा है, हम इंडियन स्टाइल आजमा रहे थे कि जैसे उसने बोला 1,000 300, तो वो नहीं, तो हम चल देते थे, हम सोचते हैं रोकेगा, वो नहीं रोकता भाई, उसको 300 में देना वो दे देगा। अगर आप खड़े रहो 300 कहेगा नहीं 700 नहीं 300 तो ले जा। और भाई ये कैसी मार्केट है जहाँ पर आप बार्गेन भी कर पा रहे हो? ये कि है क्या चीज़ है, कोई मॉल है या फिर ये स्ट्रीट? शेंजन में हेक्वान बे मार्केट है, ये दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है पूरी दुनिया की। इसके बारे में डिटेल में बताता हूँ कि ये पहले मछुआरों का शहर था, ठीक है, 80 के दशक में। तो 80 के दशक में इन लोगों ने डिसाइड किया था 1950 आई थिंक 59 या 49 के आसपास, 3-4 साल में इन्होंने बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक चेंज किया था कंट्री में, जब ये पूरे एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे। बट इन्होंने डिसाइड किया अब हमें इंडस्ट्रियल पे आना है। तो उस टाइम पे एक मछुआरों का गाँव हुआ करता था। इन्होंने सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी क्या की है कि इन्होंने अपने शहर को ऐसा नहीं किया कि एक ही शहर चप्पल बना रहा है, एक ही शहर बिजली का सामान बना रहा है, एक ही शहर कपड़े बना रहा है, सारे शहर डिवाइडेड है। तो शेंजन इज़ द इलेक्ट्रॉनिक हब, और ग्वांगझो उसके बराबर में वो कपड़ों का है। तो जो ये शेंजन था, यहाँ पर मछुआरे थे, इन्होंने इसको कन्वर्ट किया कि इसको पहले वो बनाना है। तो आज ये दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट बन चुका। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 500 बिलियन के आसपास इस पूरे शहर का ही GDP है, मतलब काफ़ी देशों से बड़ी। और जो एवरेज इनकम है इसमें वो $24,000 है पर बंदे की, तो मतलब 24 लाख के आसपास, तो 2 लाख रुपए कमाता है। तो काफ़ी अच्छा डेवलप है। तो यहाँ पर मैं ये इसी माइंडसेट से गया था कि यहाँ जो टैक्स मिलेगा ना वो शायद कहीं नहीं मिलेगा। तो मार्केट अगर आप घूमते हो तो आपको वही टैक्स मिलेगा जो चलता है, समझ रहे हो। तो वहाँ पर मैंने देखा था वो डिवाइस उन्होंने मुझे दिखाई कि ट्रांसलेटर मिल रहा है, और मैं वीडियो देख के गया था ईयरबड वाली। हाँ, तो भाई वो ट्रांसलेटर इतने एडवांस हैं, इतने सही काम करते हैं, मतलब आप फ्लर्ट भी कर लो इससे पूरी, ऐसे जैसे आप नॉर्मल बात कर रहे हो। तो मैंने वहाँ से वो खरीदा था, मुझे आई थिंक 4 या 5 हज़ार का। अब इनके पास थे 50,000 वाले भी, इतनी सारी वैरायटी। बहुत वैरायटी। और वो एक मैं देख रहा था चश्मे भी है जो ट्रांसलेट कर देते हैं, तो वो ट्रांसलेट होके कान में सुनाई देता है सामने वाला क्या बोल रहा है, और आप जो बोल रहे हो वो सामने वाला कैसे समझेगा? भाई उसमें क्या होता है, वो नहीं, आपके पास एक ऐप होगा, आप चश्मा लगाओगे, उस ऐप में डाउनलोड कर लोगे, तो जैसे आपको ट्रांसलेट करना है तो उसमें बटन दबाओगे, तो जैसे वो बंदा बोलेगा तो वो आपके चश्मे पे दिखता है स्क्रीन पे, और जो आप बोलते हो फ़ोन पे दिखेगा।
बट वो जैसा दिखाते हैं उतना एक्यूरेटली काम नहीं करता है, वरना मैं वही लेता, क्योंकि उसमें खेला सा था, बीच में कुछ वर्ड मिस हो रहे थे। अब वो आप दिखाने के लिए तो कर सकते हो, बट ये टेक्नोलॉजी ने डिकोड कर ली है, कर लेंगे वो उसको। बट जो आपने खरीदा वो एकदम एक्यूरेट था, वो बढ़िया था। एकदम एक्यूरेट भाई। और वो इंडियन लैंग्वेजेस भी कर रहा था। मैंने दिखाया था मराठी, कन्नड़, ठीक है, और तमिल, तेलुगु, 160-170 भाषाएं जो भाई वो करता है। बहुत आगे हैं भाई ये लोग, तो कहाँ तक पहुँच गए हैं। मतलब हम सोच रहे थे कि गूगल लिए बहुत आगे, उन्होंने क्या किया उसमें दिमाग लगाया। आपने एक बात नोट की होगी, आप जेमिनी से बात करोगे या किसी भी एआई से बात करोगे, आप गलत वर्ड भी बोलते हो, वो सही पकड़ता है, वो कर लेता है। तो इसका मतलब एआई के पास भाषा समझने की ताकत है। इन्होंने उन ट्रांसलेटर्स के अंदर एक एक एआई मॉडल डाला हुआ है। क्रेजी है भाई ये तो। उधेड़ बुन कर रखी है तगड़ी। ये पीछे R&D बहुत एडवांस करते हैं। भाई जैसे हम यहाँ पर इंडिया में देखते हैं या किसी भी और यूरोपियन देश में देखते हैं या थाईलैंड में भी देखते हैं, इनके अपने अपने मंदिर हैं, अपनी अपनी मॉनेस्ट्रीज हैं जहाँ लोकल लोग जाते हैं। तो सिंस आप लोकल लोग को बहुत ऑब्जर्व करते हो, वहाँ के लोग का रिलीजियस बिलीफ क्या है, या कुछ टेम्पल्स या कुछ चर्चेस देखे आपने, या कोई रिलीजन वो पर्टिकुलरली फॉलो करते हैं? भाई चाइना जाने से पहले भी मैं 3-4 चाइनीज से मिला ऐसा अराउंड ट्रैवल करते हुए। मैंने हमेशा उनसे भी पूछा कि भाई आपके यहाँ कौन सा है, तो उन्होंने बोला हम एथिस्ट है, हमारे यहाँ एथिस्ट है। तो मुझे समझ नहीं आया था, मतलब यार क्योंकि हम तो देखते हैं कि कुछ ना कुछ तो होता ही है ना, जैसे गोरे कितने एडवांस हो, हैं तो क्रिश्चियन ही, जीसस हो, इंसान परेशान होगा, कहीं तो जाएगा मांगने। हाँ, कहीं तो जाएगा, चाहे कितने ही नास्तिक होते हैं गोरे, कुछ भी हो जाए। तो अब मैं जब चाइना गया तो भाई मैंने तो 1 महीने में कहीं भी मंदिर मस्जिद नहीं देखा, एक भी नहीं देखा। मतलब जैसे थाईलैंड में तो आपको गली गली में मिल जाएगा, कुछ नहीं था। फिर थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद पता चला मुझे कि ये इन लोगों ने बहुत टाइम पहले एक चीज शायद समझ ली थी, जिसको ये खुल के बोलते नहीं है, कि अगर आपको देश को ग्रोथ करना है तो 2 ही चीज़ हैं जो रोकेगी, एक तो है धर्म और एक है राजनीति। इसको सोल्व कर दो, देश को कोई मतलब एक तरीके से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन जाएगा आपका देश। जैसे कहते हैं ना कि ये कंपनी 4 साल पुरानी थी, आज $1 बिलियन बन गई। सरकारी कंपनी नहीं बन सकती, तो हम सरकारी कंपनी है सारे देश, और वो प्राइवेट लिमिटेड है। तो उन्होंने ये चीज़ डिकोड कर दी। अब वहाँ पर अगर आपको नेता बनना है तो आपको पहले धर्म छोड़ना पड़ेगा ऑफिशियली, ये रूल है। अच्छा, तुम्हारा धर्म नहीं हो सकता। उसके बाद जो भी ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं जहाँ पर जैसे त्यौहार से रिलेटेड होते हैं, उसमें आपको ऑफिस में आना और खाना खाना है, कि कहीं आप व्रत तो नहीं रख रहे हो। सारी चीज नोटिस कर रहे हैं। सारी चीज नोटिस कर रहे हैं। और 60% से ज़्यादा लोग ऑफिशियली कागजों पे धर्म छोड़ चुके हैं, तो दे आर एथिस्ट, उनका कोई भी धर्म नहीं है। 20% वो है जिन्होंने अभी कागजी कार्रवाई नहीं करी है, बट वो भी छोड़ ही चुके हैं। और 5-10 में जो बाकी के सब आते हैं। पर जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो क्या फॉलो कर रहे हैं, जो बचे हुए हैं जो? भाई दिखता नहीं धर्म तो। अच्छा, हाँ दिखता नहीं। मैंने सिर्फ पूरे चाइना में एक देखा था चाइनीज़ जिसने मुस्लिम वाली टोपी पहनी हुई थी, बट वो भी ग्रुप में था, और जिस हिसाब से वो घूम रहे थे, वहाँ चल रहे थे, तो इट वाज लाइक कोई टूर लेके आया है और वो बता रहा है कैसे चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा है। अच्छा, आप कह रहे थे मोहम्मद नाम भी नहीं रख सकते वहाँ ये पे? मैंने सुना है, इसका मैं कंफर्म नहीं कर सकता, बट मैंने सुना है कि मोहम्मद यू कांट हैव अ सरनेम लाइक दिस मोहम्मद, और ये। अच्छा, हाँ। और वो वहाँ पे ऐसा भी सुना भाई, दलाई लामा की फोटो वोटो नहीं होनी चाहिए फोन में। नहीं होनी चाहिए। ऐसा क्यों है उनके दलाई लामा के साथ? भाई मेन तो ये है ना कि उन्होंने तिब्बत एक्वायर किया है, तो अगर कोई भी वहाँ का उनका एक तरीके से फेवर करेगा तो घर में स्लीपर सेल हो गया ना, तो फिर वो आगे भी बढ़ाएगा इस बात को। उनके यहाँ सिंपल है, कोई भी चीज़ उनको ऐसा दिखती है ना कि ये अगेंस्ट जा सकती है, कम्युनिटी बना सकती है, उसको ब्रेक कर देते हैं। ना तो धर्म चाहिए और ना चाहिए राजनीति। आप जैसे वहाँ पे लोगों से बात करते हो, तो आपने जैसे वहाँ पे तो डेमोक्रेसी है ही नहीं, तो वो कुछ कहते हैं इस चीज़ के बारे में कि भाई हमें चाहिए, या क्या सीन है? मुझे लगता था कि इनको चाहिए होगी, बट ये बेचारे घुट रहे हैं, है ना। भाई मेरा मानना तो यही था कि हम तो बोलते हैं कि आज़ादी तो आज़ादी होती है, बट एक बंदे ने मुझे बहुत लॉजिकल बात बताई जिस एंगल से मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैं था चोंगकिंग में, चोंगचिंग है या चोंगकिंग है, वो जो 380 सिटी है, तो उसमें मैं वीडियोस बना रहा था। तो बंदा पता लगा ही लेता है कि भाई ये व्लॉगर है, वीडियो बना रहा है। तो मैं जाके बैठा, तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी उस टाइम पे, तो बंदा मेरे पीछे बैठा था, 2-4 लड़कियाँ थी, वो ग्रुप था पूरा। तो बोला यार आप व्लॉगर हो? मैंने बोला हाँ। तो उसने मेरी प्रोफाइल दिखी, और यार हमने पहली बार किसी मतलब ऐसे कंटेंट क्रिएटर से मिले हैं, कितने फॉलोवर हो, तो बात होने लगी। और उस ट्रांसलेटर से ही कर रहा था मैं, वरना तो कहाँ कर पाते हैं बहुत, तो इसलिए अच्छी से बात हो पा रही थी। तो वो बोला आप इंस्टा दे दो मुझे। यार इंस्टा, यार तेरे यहाँ तो इंस्टा चलता नहीं, तुम्हारे यहाँ तो चलता नहीं। तो वो कह रहा है कि मैं ना सरकार के उस विभाग में काम करता हूँ जिसमें मेरे पास एक्सेस है। अच्छा, तो इसका मतलब एक तो बात देखो कि उनकी गवर्नमेंट भी एक्सेस लेती है, मतलब ये जो हम वीडियोस देख रहे हैं ये गवर्नमेंट ही
उसको प्रमोट करती है कि भाई हम तो कर सकें बट हमारे अंदर ना आ सके जो ये कंटेंट डालते हैं, ठीक है। फिर ऐसे ही मैंने उसको पूछा, जब वो बोला कि इंडिया की हम वीडियोस देखते हैं टिकटॉक पे यार, उसमें ऐसा ऐसा होता है फूड का गंदा वाला। अब तूने तो मेरे तार छेड़ दिया, मैं भी छेड़ूंगा। फिर मैंने उसको समझाया भाई ऐसा नहीं होता, और वो कोरिया वाली वीडियो दिखाई थी कि देखो ये आए थे, इनका भी पर्सपेक्टिव बदल गया। तो कहता अच्छा, तो मैंने बोला अब तू मुझे एक बात बता कि तुम्हारे यहाँ जैसे डेमोक्रेसी नहीं है भाई, ठीक है कि। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उनके लिए बहुत बड़ी बात थी कि मैंने जब उनको बताया ना मैं ट्रैवल व्लॉगर हूँ, मैं ट्रैवल करता हूँ, इस देश में जाऊँगा, और हम तो कभी नहीं जा पाएंगे। मैंने क्यों? तो कहते यार पैसा ही नहीं है। पैसा मतलब तुम तो इतने आगे बढ़ रहे हो, तो वहाँ ऐसा नहीं है कि सब लोगों पे बहुत पैसा है, क्योंकि हमने अक्सर सुना है चाइनीज बहुत अमीर होते हैं वैसे। वहाँ कुछ लोगों पे बहुत पैसा है। तो जीडीपी ऐसे बढ़ जाती है, जैसे घर में 5 बालक हैं तो उनमें से एक बहुत अमीर हो जाए तो घर की जीडीपी बढ़ गई ना भाई, गाड़ी तो घर के बाहर ही खड़ी होगी। ये थोड़ी पता है 4 भाई भिखमंगे हैं। तो वो वाला सिस्टम है। तो मैंने बोला ठीक है भाई। तो वो बोला कहाँ जाए, मैंने थाईलैंड वाईलैंड चला जाइए, ऐसी बात हुई। फिर मैंने उसको ये बोला कि भाई तुम्हारे यहाँ जैसे डेमोक्रेसी नहीं है तो आपको लगता नहीं, मेरी फट भी रही थी ये बात बोलने में, क्योंकि जब मैंने वहाँ का सिम डाला हुआ है ना, तो मैंने ये तक भी सुना है कि वो जो सिम डालते हैं ना, मतलब काफ़ी चीज़ें ट्रैकिंग हो सकती हैं आपकी, क्योंकि ऐप भी उनके डाल रहे हो, अली पे भी डाल रहे हो, अली पे भी माइक्रोफोन का एक्सेस होता है। आप एक तरीके से किससे पूछ रहे हो तो उनकी सरकार के खिलाफ ही तो बात कर रहे हो ये। पर मैंने फिर भी पूछ लिया, चूल तो है अपने कि भाई क्या। तो मुझसे बोला, उसने मुझे बताया कि भाई हमारे यहाँ पर ना 4 साल 1959 से लेकर 1962 के आसपास बहुत तगड़ी भूखमरी आई थी। तो हमारे यहाँ क्या है, हम चाइनीज़ में ज़्यादा फ्रीडम एंजॉय नहीं कर सकते। वो हमारे कल्चर में ही है कि जैसी अगर हमें फ्रीडम मिलती है ना, तो हम उसमें बहुत ज़्यादा, इसको क्या कह सकते हैं कि उंगली पकड़ के हाथ पकड़ने वाले लोग होते हैं, अय्याश हो जाते हैं, ज़्यादा ही फैल मतलब सब जाता गुट बना लेंगे, फिर एकदम से मतलब अनरेस्ट हो जाता है सोसाइटी में। ये हमने देखा हुआ है। हमारे इतिहास में, शायद आपने पता नहीं, इतिहास में सबसे ज़्यादा भूखमरी में कहीं लोग मरे तो चाइना में मरे, करोड़ों लोग। वो इसी सिविल अनरेस्ट और पॉलिसीज की वजह से हुआ था। तो अब उनके अंदर ये बात आ चुकी है कि हम ऐसे हैं कि हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। और ये भाई मैंने उनकी सोसाइटी में देखा है, आप 1000 कैमरे के बीच में भी यार फेंक सकते हो सामान, तो आप मतलब बहुत अंदर से खलीफा आदमी हो। सोचो अगर नहीं होगा तो क्या करोगे, है कि नहीं। मैंने भाई लड़ते हुए देखा है, इनको इतना गाली गलौज करते हुए देखा, चिल्लाते हैं फोन पे। तो ये हैं मेट्रो में भाई, हमारे यहाँ अब लोगों में सिविक सेंस है कि मेट्रो में साइड खड़े हैं, एक 70 साल के बुड्ढे को हमारी उम्र का जवान लड़का बॉडी बिल्डर ऐसा टक्कर मार के गया भाई, अंकल ऐसे शक्तिमान की तरह घूम गए। ठीक है, मैं एक बार पीछे भी निकला उतरने के लिए, थोड़ा पकड़ लूँ भाई क्या यार देख ले, और वो जानबूझ के मार के गया है। और यंगस्टर्स का देखा आपने, कुछ नाइट लाइफ देखी वहाँ, वो पीने के बाद क्या हरकतें हो रही हैं, स्ट्रीट्स कैसी हैं, सेफ है नहीं है, या कुछ ऐसे कोई आपको बोल देता है कुछ भी चलते फिरते ऐसा हो रहा है। जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में हमने बहुत देखा है कि लॉन्डो का ग्रुप चल रहा है तो वो किसी अकेले जाते हुए कोई या लड़कियों को ही छेड़ देंगे, वो भी बहुत बदतमीज होते हैं यूरोपियंस। तो ऐसा कुछ देखा आपने चाइनीज़ यूथ में कि ऐसा कुछ चल रहा है? यार देखो ऐसा तो मैंने नहीं देखा, उनका मतलब एग्रेशन मैंने बिहेवियर के अंदर ही नोटिस किया है। जैसे टॉयलेट्स में बहुत चांस होगा कि मेट्रो के टॉयलेट वो फ्लश नहीं करेंगे, पक्का। भाई ये क्या चीज है पता यार, नहीं, मुझे ये तो मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर सकता आदमी चाइना में ये हो रहा होगा यार। इसमें मतलब वो सेक ही मान रहे हैं कि भाई फ्लश नहीं कर रहा मैं, ये क्या मान रहे हैं? साइन है मेरे साइन में, देख बेटा पड़ी है पीछे। आपके लिए गिफ्ट है जी। मेरा मतलब ये है कि मुझे जो लगा कि जहां भी कैमरा नहीं है ना, तो वहां वो फ्रस्ट्रेशन सी निकाल देते हैं, समझ रहे हो, क्योंकि वो भी शायद थोड़ा थक चुके तो होंगे यार, कोई ना कोई तो जहां उनको मौका मिलता है धक्का मार दिया क्या हो रहा है, तो ऐसा। और भाई इतने अजीब होते हैं वो, मैं आप सोच के देखो कि मैं बस से जा रहा था बीजिंग से, 3 बजे रात में मेरे पीछे बैठ के फुल आवाज में टिकटॉक चला रहा भाई, मैं सो रहा हूँ, लड़की, और भाई इरिटेट फुल आवाज, मतलब जिसको कहते हैं चाइनीज फोन है तो स्पीकर भी ऐसे बड़े बड़े होंगे। मैं पीछे देख रहा हूँ यार ये क्या है, और ये मैं बहुत नोट किया भाई, बसों में फुल स्पीकर पे चल रहे हैं, मतलब वो उलट हैं। आप सिविक सेंस की वजह से वहां पर भी कमी है कह सकते हैं लोगों में, ये कुछ कह हद तक। सकते हो। और तब है कि जब इतना स्ट्रिक्ट है, सोच के देखो। तो मैं उस बंदे ने बोला ना मुझे कि हमारे यहाँ ऐसा है, तो फिर मैंने धीरे धीरे चीजें कनेक्ट करी कि हाँ यार ये भी देखा है, ये भी देखा है। तो उनका मानना ये है कि हमें कंट्रोल करना मुश्किल है, इसलिए हम इस जो अभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है एक पार्टी, हम इसी के थ्रू चल सकते हैं। हम लातों के ही भूत हैं। हाँ, तो मुझे लगता है उनकी एक्सेप्टेंस है, वो हम सोचते हैं उन्हें चाहिए, उन्हें नहीं चाहिए।
भाई आपने ऐसा भी कुछ नोटिस करा, ऐसे चाइनीज लोगों के लिए कहा जाता है कि ये कद में छोटे रहते हैं, पर अब ये ऐसे हैं कि मतलब कुछ जेनेटिकली कुछ कर रहे हैं ऐसा कि भाई लंबी लंबी हाइट हो रही है इन सब की, कुछ ऐसा नोटिस किया, हो रहा है ऐसा? मेरा एक व्लॉग है, कोई बोले कि भाई यहाँ बोल रहा है, शंघाई का व्लॉग है, किसी ने नहीं देखा जाके देखना, शायद उसमें बीच में जब मैं वो शहर घूम रहा हूँ, उनकी मेन मार्केट में हूँ। एक तो भाई सबसे बड़ी बात, उनके हर शहर में ना न्यूयॉर्क का टाइम स्क्वायर बना रखे हैं उन्होंने। न्यूयॉर्क का टाइम स्क्वायर पे 2-4 स्क्रीन लोग देख के मतलब बढ़िया अच्छा लगता है भाई, बढ़िया लगता है, वो चकाचौंध है वो तो। वो उनके हर शहर में है भाई, और ऐसा नहीं छोटा मोटा लेवल भाई। सोचो गुची, अरमानी, ये ब्रांड तो, हर्मीज तो ऐसे पड़े हुए हैं वहां पर जैसे कुछ है ही नहीं, ये कुछ है ही और नहीं भरे हुए हैं लोग, भरे हुए भाई, इस गली में उस गली में गुची है, उस गली नहीं में मतलब दोबारा मैं गुची पूछ है। रहा हूँ, लोग शॉपिंग कर रहे हैं खूब। करते तो हैं भाई, करते तो हैं भाई। जैसे हमने यूके में देखा है, चाइनीज वो एक बिस्टर विलेज है वहाँ जहाँ डिस्काउंट लगता है ऐसे उस पे, तो वो फेमस इसलिए कि चाइनीज खाली सूटकेस लेकर आते हैं वहाँ और भर के शॉपिंग करते हैं भाई इन ब्रांड्स। हाँ, एक्सपेंसिव ब्रांड्स है पर वो डिस्काउंटेड रेट पे मिलते हैं वहाँ पे उन बिस्टर विलेज में, तो वहाँ चाइनीज शॉपर्स बहुत आते हैं। तो हमने ऐसे देखा है, चाइनीज शौकीन होते हैं और पैसे वाले भी होते हैं। भाई। पैसा तो देखो रखेंगे ना, कि उनके देश में जब सिस्टम ही है कि आप घर नहीं खरीद सकते, मतलब आप कितने भी अमीर हो लीज पे मिलेगा। 70 साल की लीज है आपका खुद का घर, और 40 साल की दुकान होती है। तो अगर आपको उनके पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वो ये बोलते हैं कि जिसने खरीदा है 30 साल में, नॉर्मल एवरेज बंदा घर खरीदता है, तो 70 साल हो गए तो 100 साल का हो गया तो मर जाएगा, उसका लड़का भी 20, 30, 40 साल का हो जाएगा। तो उसको हम काबिल बनाना चाहते हैं अपनी जनता को, ठलवा नहीं। उनका मानना ये है कि भाई ताकि उसके पास करने के लिए होगा क्या, तो और वेल्थ भी ऐसे ट्रांसफ़र होती रहेगी, सरकार हमेशा पावरफुल रहेगी। तो क्योंकि प्रॉपर्टी से लोग ज़्यादा अमीर हो जाते हैं, तो उनकी एक पॉलिसी है कि कोई भी बंदा हमसे अमीर नहीं हो सकता सरकार से, तो इसलिए वो सेविंग करते हैं कि घर खरीदना पड़ सकता है। आपकी एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी, करोड़ों में व्यूज आए थे, कि आप वो दिखा रहे थे उसमें कि सीढ़ियाँ हैं, एस्केलेटर्स हैं, और वो एकदम डीप डाउन पाताल लोक में जा रही हैं। आपने उसे पाताल लोक की सीढ़ियाँ बता दी, वो था क्या? भाई मुझे क्या पता चला कि जब मैं उस 8D सिटी में गया था, मैंने सुना तो था कि 8D सिटी है। अब मैंने जितनी वीडियोस देखी थी, उस वीडियो में वो क्विक्सिंग बिल्डिंग जो है सिर्फ वही दिखाई जाती है। तो मैंने सोचा कि ऐसा हो सकता है, एक शहर है और उसमें एक बिल्डिंग है, और उसका ये पैमाना होगा कि भाई ग्राउंड फ्लोर और 20th फ्लोर होता है। तो मैं बस वही बिल्डिंग देखने गया था। तो जैसे ही मैं उस शहर में गया, मैंने अपना होटल बुक किया हुआ था आसपास ही सिटी सेंटर के तो हुआ क्या, मैंने चेक इन किया अपना होटल में। जैसे ही मैं चेक इन करके कि चलते हैं भाई बाहर घूमते हैं, तो आदमी क्या करेगा बाहर जाने के लिए, सबसे पहले किसी भी फ्लोर पे वो ग्राउंड फ्लोर जाएगा। मैंने ग्राउंड फ्लोर बटन दबाया, मैं बाहर निकला, यार ये जगह तो कुछ अलग सी लग रही है, जहाँ से घुसे थे ये तो वो नहीं है। तो क्योंकि आप बाहर निकलो जिस रास्ते से थोड़ा पता चल जाता है। मैं थोड़ा सा ऐसा हुआ, अब उससे पूछूं भी क्या यार, उसको समझ ना आए, है ना। मैं दोबारा एक्सीलेटर पे गया। अब मेरे साथ जो नैना दी, उसने बोला कि यार 11वें फ्लोर से आए थे हम। मैंने बोला यार 11वें फ्लोर से कैसे आ जाएंगे, कैसी बातें कर रही है तू, 11वें फ्लोर से टैक्सी कैसे छोड़ जाएगी हमें, हम वहाँ तो हाईवे था। कहती 11वें से आई, मैंने देखा है, मैं भी यही देख रही थी, मैं बोली नहीं 11वां फ्लोर लिखा है। भाई मैं गया, मैंने 11वां फ्लोर दबाया और वहाँ हाईवे, 11th फ्लोर पे, वहाँ सामने मॉल है, वहीं वो मुझे छोड़ के गया था, वही गेट था एंट्री का। 5 मिनट तो भाई मैं हैंग सा हो गया। मैं बैठा आराम से, और वहाँ वो था ल्यूकिन, मैंने इसकी कॉफ़ी पी लेते हैं, थोड़ा समझते हैं होश आ जाएगा थोड़ा मैं समझता हूँ, थोड़ा पढ़ता हूँ कि है क्या चक्कर, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि बिल्डिंग बनाई भी तो है, पहाड़ है तो ऐसा बनाई होगी। ये ग्राउंड फ्लोर निकला, फिर ये 11वें फ्लोर पे भी हाईवे है, मॉल खड़े हुए हैं, तो भाई वो पूरा शहर ही लेयरिंग में बनाया हुआ है। कैसी बनावट है भाई, कौन इंजीनियर है भाई। आप सोचो, और ऐसा नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि तो आप उसके ग्राउंड फ्लोर पे गए, देखा आपने? भाई ग्राउंड फ्लोर पे गया तो मेट्रो जा रही है, शहर बने हुए हैं, हाईवे है, नदी है, और जब उस पर आया हूँ 11वें फ्लोर पे, वहां भी वो है, क्या नाम है, हाईवे जा रहा है पूरा एज इट इज। लग रहा है कि वो ग्राउंड फ्लोर और है, ग्राउंड फ्लोर से जब आप ऊपर देख रहे हो तो आसमान दिख रहा है या क्या दिख रहा है? तुमने ना एक बात बिल्कुल सही बोली। जब मैं हैंग हुआ वहां पे, तो मैं ल्यूकिन में बैठा था, तो मेरा वो दोस्त जिसके बारे में बात कर, मैंने उसको कॉल किया, तो मैंने भाई यार मैं तो दिमाग खराब हो गया है, क्या शहर है, कह रहा क्या हुआ, तो मैं वो ऐसे हुआ, कह रहा भाई ये चाइनीज बहुत तगड़े हैं, 11वें फ्लोर पे चेक करो, चद्दर होगी, आसमान की चद्दर। कह रहा भाई मैंने देखा है, ये साले यूरोपियन भी चद्दर बिछा देते हैं उस पहाड़ के ऊपर। वो जो है जोन स्प्रोंग है, क्या नाम है ना, उसमें स्विट्जरलैंड में जब आप जाते हो ना, वो लेके केबल कार लेके, तो कई बार वहां पर ना वो चद्दर बिछी होती है स्नो की। हाँ, स्नो नहीं होती। स्नो नहीं होती। हाँ,
तो उसने बोला भाई ऐसा होगा। मैं भाई तू पागल है क्या, मैं सामने खड़ा हूँ, ये क्या दिख नहीं रहा क्या मुझे, पागल हूँ, पूरा शहर दिख रहा है। कह रहा ऐसे कैसे पॉसिबल है। तो भाई है यार उस शहर में, वो पहाड़ों को कट करके बीच में ऐसे ऐसे बिल्डिंगें बनाई हुई हैं कि जिस तरफ से पहाड़ जा रहा है वहाँ से हाईवे निकाल दिया, फिर ऐसे निकाल दिया। मेरी वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है, उसकी हमने वीडियो फिर पिक्चराइजेशन बनाई कि वो बनाया कैसे है, कि एक बिल्डिंग का एक पहाड़ ऐसे जा रहा है तो उस पर हाईवे है, फिर दूसरा पहाड़ नीचे जा रहा है तो ऐसे हाईवे है। और भाई वहाँ के जैसे इंडिया के हाईवे तो ऐसे हैं कि भाई 4 लेन बन गया, 6 लेन बन गया, उसी में हाइप बन जाती है। वहाँ के हाईवे कितने चौड़े चौड़े हैं? ओ भाई बहुत ही चौड़े हैं मतलब रोडों का तो नहीं भाई, रोडों का तो बहुत ही तगड़ा लेवल है, रोड तो बहुत एडवांस है। ये जो अपना गुड़गांव वाला हाईवे इतना लंबा चौड़ा, इतनी लेन्स है, ऐसे ऐसे तो काफ़ी होंगे। ऐसे तो बहुत है भाई, ये तो आम बात है। ये तो आम है ये तो क्या ही बोले, मतलब हाई, मतलब ये तो नोट भी नहीं कर रहा था मैं ये तो सोच के देखो, एक सीन क्या हुआ, ल्यूकिन भाई कॉफी पी रहे थे तो हम बात कर रहे हैं कि यार ठीक है एडवांस है, इतना एडवांस भी थोड़ी है। तो फिर मैं बोलता हूँ यार हम बोल रहे हैं एडवांस नहीं, साला जिस पे हम पेमेंट कर रहे हैं यहाँ पे आदमी भी नहीं खड़ा है। मतलब हमने कॉफी ले ली थी, हम ऐसी पेमेंट कर रहे थे, अपने अली पे से आदमी नहीं था और पीछे से मेरा रोबोट जा रहा है स्कैन करते हुए। मैंने बोला यार हमें या तो ज्यादा 15-20 दिन हो गए, हमें आदत पड़ गई है। तूने देखा इस स्टोर में कोई आदमी नहीं है, हमने अभी कॉफी ली है, पेमेंट कर रहे हैं, पीछे से रोबोट जा रहा है जो घूम रहा है, रिकॉर्डिंग कर रहा है। तो वहां पर थोड़े दिन रहोगे ना तो ऐसा लगेगा कि, इसलिए मैं हाईवे नोट नहीं कर रहा था ये तो देख लिया, कुछ नया दिखाओ। अच्छा भाई, आप एक जगह आप गाड़ियां दिखा रहे थे, आप हुआवी के शोरूम में थे शायद, कि भाई फोन का ब्रांड है और गाड़ी बना रहा है, और क्या ही गाड़ी बना रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा बताओ, गाड़ियों में क्या नया आ रहा है चाइना में? गाड़ी की एक ऐसी बात बताऊंगा तुम्हें वो लोग, मैं क्यों कह रहा हूँ कि देखो जो 196 देश है ना टोटल, वो सब अलग चल रहे हैं और ये साला अलग चल रहा है। इसकी रेस ही अलग है कि दुनिया कह रही मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाओ, इनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम बन चुकी है। 130 रजिस्टर्ड ईवी मेकर्स हैं वहां पे, 130 कार मेकर्स। तो समझ लो कंपटीशन कैसा है भाई। बीजिंग नाम की भी कंपनी है वहां पे। अच्छा, मैंने जितनी बार भी टैक्सी बुक की, एक भी टैक्सी रिपीटेड नहीं थी जो कंपनी की मैंने देखी हो। बार बार मैं नाम, अब हमें तो यार BYD तो पता है, देखो हुआवे पता है, MI पता है, तो ये तीनों तो क्लासिक ही थी भाई। पता नहीं कैसी गाड़ी बना रहे हैं, और तो पता नहीं कितनी थी वहां पे। और कॉपी बना रहे हैं बड़ी बड़े ब्रांड्स की, या अपने ओरिजिनल भी डिजाइन है उनके? जैसे हमने सुना डिफेंडर की कॉपी घूमती है वहां पे, और या वो पानी में तैरने वाली घूमती है। लैम्बो की भी कॉपी है जो उछलती है, वो देखिए आपने, यार खड़ी खड़ी उछल जाती है, मॉल में खड़ी रहती है वो तो BYD की। हाँ बहुत भाई कॉपी भी है। अब मैंने तो देखो किसी गाड़ी में थिएटर नहीं, वो नहीं देखा, प्रोजेक्टर इनकी गाड़ियों में प्रोजेक्टर रहते हैं भाई, स्क्रीन आ जाती है नीचे से हुआवे की, और प्रोजेक्टर रहते हैं। और 50-50 लाख में ऐसी SUV थी जो मैंने हुआवे की उस वीडियो में दिखाई है। मैं सोचा यार ये तो करोड़ों की होगी, तो मैंने पूछा ये कितनी की है, तो इंडिया की सबसे 50 लाख की गाड़ी थी वो। और क्या गाड़ी थी ना भाई, मतलब रोड प्रेजेंस लो, मतलब वो ऐसे लग रही थी मर्सिडीज की शायद मेबैक आती है ना वो SUV वाली, सेम वही व्हील्स, स्क्रीन इतनी। इनका क्या हुआ ना भाई, इन्होंने 20-25 साल बहुत गर्दन नीचे करके काम किया है OEMs पे, मतलब दूसरों के लिए स्क्रीन्स बनाई, ये बनाई। तो आज जब ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग में आए हैं ना, तो इनको बहुत एक्सपीरियंस है। तो इनकी स्क्रीन्स, इनकी जो फिट एंड फिनिश है, वो पहले दिन से ऐसा लगता है कि यार ये कैसे बना पा रहे हैं। बना तो यही रहे थे 20 साल से, और कौन बना रहा था। तो इसलिए इनका मैन्युफैक्चरिंग में तो हाथ बड़ा भारी है। अच्छा भाई, आपने ऑफ कैमरा एक बात कही थी कि भाई जापान तो रोल्स रॉयस है और चाइना वॉनबी रोल्स रॉयस है। तो जब हमने चाइना की इतनी अच्छाई सुन ली और फिर भी ये सुन रहे कि ये वॉनबी रोल्स रॉयस है, तो फिर जापान कैसा लगा आपको? जापान के बारे में थोड़ी बताओ भाई। मैंने देखो ऑफ कैमरा ही आपसे एक बात कही थी कि क्लास जो होती है ना, वो खरीदी नहीं जाती, वो क्लास बंदे में या तो होती है या बाय द टाइम उसके अंदर डेवलप होती है। अब ये इतना पेस से डेवलप किए हैं कि सोच के देखो 2008 में इनकी इकोनॉमी शायद हमारे बराबर थी आज जो हमारी अब है, 15 साल में ये कर गए। तो आप किसी को एकदम 10 करोड़ दे दो तो ऐसा नहीं हो 10 करोड़ वाला बंदा हो जाएगा, उसके अंदर छपरी गर्दी वाली रहेगी वो। तो जापान में आप जब जाते हो ना, तो उनका हर टेक आप ये देखते हो कि इनकी लाइफ में इनबिल्ट है, ये इसको यूज करते हैं। मतलब कि कैफेज इसलिए रोबोटिक है क्योंकि बंदे कम है ना। तो जितना भी आप वहाँ टेक देखते हो, टॉयलेट्स वगैरह देखते हो, वो उनको यूज करते हैं। चाइना में आप जैसे देखते हो कि यार मॉल इतना बड़ा है, बिल्डिंग इतने बड़े झरने बनाए, फिर बंदा जाता है उसमें हाथ धो दे रहा है मैच नहीं कर रही ना चीज। आप कह रहे हो गुची अरमानी के शोरूम पे भीड़ है,
वहीं बाहर अंकल टी शर्ट ऊपर करके ऐसे खड़े हैं तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो ना भी रोल्स रॉयस है, लोगों की वजह से कर रहे हैं। और इसमें मुझे नहीं लगता भाई कुछ गलत है, कि शायद ये भी उनका ग्रोथ का एक रीजन हो सकता है कि वो बदले नहीं, वो देसी हैं तो भाई वो देसी हैं, वो पैसा कमा रहे हैं। और जापान में ऑन दी अदर हैंड टेक वाइज और इंफ्रा वाइज चाइना आ गया है, जापान आ गया है। भाई बराबर मान के चलो, या तो चाइना थोड़ा सा आगे मान के चलो अडेप्शन में, कि वो टेक वो अडेप्ट कर चुके हैं लाइफ में, आपको रियल लाइफ में दिखता है, वो जापान में दिखता है, चाइना में आपको वो दिखता है, शोकेस कर रहे हैं, बताते हैं कि हम ये कर सकते हैं, मतलब उनकी लाइफ में इतना नहीं दिखता है। और लोग सिमिलर है, मतलब दोनों के यहाँ बहुत डिफरेंस है। नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया, हम अभी हमारे अंदर भी सिमिलरिटी है, उनके अंदर नहीं है भाई नहीं, मतलब वो मुझे पहली बार ऐसे किसी देश में जाके लगा कि यार चलो यार इनसे तो बढ़िया हम ही हैं। अच्छा, क्यों, ऐसा क्या था भाई वहाँ पे? चिड़चिड़े से हैं थोड़े, उनके बुड्ढे अच्छे हैं। अच्छा, जैसे हम एक बार बस पे चढ़ गए थे गलत, तो आंटी बैठ गई, अब उन्हें पता चल गया गलत चढ़ गए, तो आंटी बेचारी को इंग्लिश भी नहीं आती, ट्रांसलेटर भी समझ नहीं आ रहा है क्या डिवाइस ले रहे हैं, जो बूढ़े हैं उनको बहुत ही पीछे हैं वो, मतलब उनको मतलब नहीं है टेक वैक से, तो वो काफ़ी अच्छे हैं, फ्रेंडली, जैसे सीरीज में देखते हैं सारे चुपट गए क्या कहाँ फंस गए, बट जो यूथ है ना, नहीं वो नहीं है अच्छे। हाँ, वो थोड़ा सा रूड लगते हैं भाई मेरे को, तो मैंने कई जगह देखा कि, मैं एग्जांपल दे देता हूँ, वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ जोमेटो है, वहाँ पे एक ऐप है म्यूटेन कुछ करके, यानी उनके नाम तो ऐसे ही रहते हैं, उनका येलो कलर का वो है भाई, उसका स्केल इतना बड़ा है, मान लो 5-10 जोमेटो के बराबर है वो, बहुत बड़ा स्केल है। 1-2 कॉफ़ी तो फ्री देता था मैं दिन की, यूँ ही पड़ी रहती थी, क्लेम कर लो, वो दुकान है वहाँ पे जाके ले लो, और बहुत ही तगड़ा स्केल। तो उस पर मैंने जिम पास देखा था, मैं जिम कर लेते हैं कहीं, उसमें थे मैं बीजिंग के आसपास, तो मैंने जिम पास लिया और मैं 1.5-2 किलोमीटर था, मैंने यार पैदल कर चलते हुए चले जाते हैं, वॉक भी हो जाएगी। मैं जिम में गया, अब मैं अलीपे से पेमेंट कर सकता हूँ वहाँ पे, तो वो बंदा कहने लगा कि कैश चाहिए, तो मैंने बोला कैश नहीं भाई, मैं अलीपे मैं कहाँ से कैश लाऊंगा, और कैश वैसे भी तुम्हारे देश में चलता नहीं, तो कह रहा वीचैट से कर दो, और वीचैट हम कर नहीं सकते, उसमें लोकल सिटीजन की गारंटी चाहिए होती है, तो ऑल चाइनीज़ पूरे दिन या हर चीज़ वीचैट से करते हैं। हम टूरिस्ट के लिए अलीपे बनाया हुआ है, और अलीपे क्या बढ़िया ऐप है, आप किसी शॉप पे जाओगे तो उसका एक QR होगा, उसको स्कैन करोगे, वो उसकी पूरी मेन्यू आपकी भाषा में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन कॉफ़ी हो कुछ हो, वरना सब चाइनीज़ में रहता है, बट वो मेन्यू कन्वर्ट कर देता है, और वहाँ से ऑर्डर करके आप पिकअप भी कर सकते हो। तो मैंने उसको बोला मैं अलीपे से कर देता हूँ, तो नहीं वीचैट ऐसा। मैं बोला यार अब मैं क्या कर सकता हूँ, तो उसने बोला ये पास तो नहीं काम करेगा, आपका पास अवेल तभी हो सकता है जब आपके पास वीचैट होगा। मैं ठीक है यार, अब 2 किलोमीटर आए, क्या करें, मैं चल दिया। फिर मैंने वहाँ देखा बोर्ड लगा हुआ था, और ये बात भी एक बंदा आया था अंदर से, उसने ये बात कही, वो अलीपे से लेने वाला था मेरा, पता नहीं क्या बात हुई उनकी, उसने मना कर दिया। अब फिर मैंने बोर्ड पे देखा, उसमें घंटे के हिसाब से टाइम लिखा हुआ था कि 1 घंटे का इतना, 2 घंटे का इतना। तो मैंने बोला यार ठीक है मैं ये कर लेता हूँ, मुझे पास अवेल नहीं करना म्यूटेन वाला, मैं अब फ्रंट पे कर देता हूँ अलीपे से। तो उसने कहा हाँ ठीक है ये कर दो। तो मैं उसको बस पेमेंट करने वाला था, फिर वो बंदा अंदर से भाग के आया और उसने उसको कुछ बोला, फिर उसने मुझे मना कर दिया कि नहीं आप वीचैट से ही करो, क्योंकि उसको पता था कि मेरे वीचैट नहीं है। अब शायद इंटेंशनली उसने मुझे जिम में एक्सेस नहीं दिया, क्या था वो मुझे नहीं पता, बट वहाँ के थोड़े से यूथ तो यार, ये तो गलत बात है इनकी। थोड़ी अजीब लगा, वो वही चीज़ लगी थी बस, और तो। और आप बता रहे थे कॉमन वॉशरूम भी है, होते हैं वहाँ पे, जहाँ पे लोग आपस में वैसे नहाते हैं, सब दिख रहा होता है। वो जापान में होते हैं। अच्छा, वो जापान का है। ऑनसेन जिसमें नंगे नहाते हैं। क्या हुआ था वहाँ पे एक्सपीरियंस आपका? जापान के ऑनसेन का, जापान में मैं था उसमें, एक फूजी, माउंट फूजी के आसपास एक गांव है, एक तो मेन वाला है, एक दूसरा है थोड़ा दूर है, वहाँ पर था मैं। तो भाई जब मुझे नहीं ऐसी नहीं, ये माउंट फूजी के आसपास नहीं, ये टोक्यो की बात है। टोक्यो में मैं एक हॉस्टल में रुका हुआ था, तो जब मैं पहली बारी भाई हॉस्टल में चेक इन किया, पहले तो हम सुबह फंस गए लव होटल में। वो क्या होता है भाई? अब हमें नहीं पता था भाई ये होता क्या सिस्टम है। वहाँ एक तो सबसे गलत बात है, 3 बजे चेक इन होता है भाई दिन में। मेरी फ्लाइट 2-2:30 बजे आई थी सुबह, मेट्रो चलती है सुबह 5 बजे। तो पहले तो हमने 3 घंटे वेट किया कि मेट्रो चलेगी भाई तब जाएंगे। 8-10 हज़ार ऊबर दिखा रही है, क्यों खर्च करना है, हम तो भाई ट्रैवलर है, जितना पैसा बचेगा बचाएंगे। हम पहुँचे मेट्रो लेके हॉस्टल में, 7 बजे हम पहुँच गए थे। अब भाई और 12 घंटे का लेओवर था मेरा वियतनाम में, तो मेरे को तकरीबन 24 घंटे से भी ज़्यादा हो चुके थे चले हुए, और मैं पूरा ऐसे नींद में था कि अब तो बस पैसे ले लो मैं सोऊंगा। मैं हॉस्टल में पहुंचा, उसने बोला भाई 3 बजे चेक इन है तुम्हारा।
मैंने यार 3 बजे तो नहीं रुका जाएगा, 7 बज रहे मैं तो बेहोश हो जाऊंगा और फिर पूरा दिन खराब है, 3 बजे सोऊंगा तो उठूंगा कैसे। मैंने बोला एक काम कर, मैं तुझको पैसे देता हूँ और तू मेरा रूम दे दे। कहता नहीं। भाई मना ही कर दिया और मुझे लग रहा मैं इसको समझा नहीं पा रहा हूँ। मैंने बोला मैं तेरे को आज का भी पैसे देता हूँ, 5,000 है ना तेरे, पर मुझे रूम दे दे। कहता नहीं 3 बजे ही दूंगा। 3 बजे ही दूंगा मैं। यार ये बात तेरी समझ नहीं आ रही। ठीक है, मैंने लगेज रखा, मैं चल दिया, मैं गली में ढूंढता हूँ कोई। तो यार वहाँ पे ना एक होटल था वो लाल सा, तो मैं तो यही देख रहा था रूम्स अवेलेबल, रूम्स अवेलेबल। अब उसमें मैं गया तो वहाँ पे क्या था कि वहाँ बटन लगे हुए थे 401, 402, 403 और उनकी फ़ोटो लगी हुई थी और वो नीचे बटन थे। अब मुझे लगा कि यार इन्होंने वो बताए हुए हैं कि रूम ऐसे ऐसे हैं, 402 वाला उसमें पैसे भी लिखे हुए थे नीचे। ठीक है यार ये कर लेते हैं, ठीक है 4-5 हज़ार का पड़ रहा है, सो जाएंगे अपना। मैं वहाँ चिल्ला रहा हूँ खड़े होकर, कोई नहीं था। मैं कौन है, एनीबडी देयर, कोई नहीं आए। भाई लॉन्ड्री वाला आए, मुझे देख के चला जाए। मैं उसको बोला बुला दे भाई किसी को। थोड़ी देर में बराबर में ही रूम, मेरे गेट था, गेट खोल के बंदा बाहर आ गया। साला मैं इतनी देर से चिल्ला रहा हूँ। तो कहता कुछ पे जाना है। मैंने कहा ये 400 दबा दे। इसने 402 दबाया कि मैंने पैसे करा, यूँ बोलने लगा रूम पे जाओ। ठीक है भाई चलते हैं, हम रूम पे चले गए। मैंने जैसे ही रूम खोला भाई, उस रूम में तो जंजीरें पड़ी हुई हैं, बेड पे जंजीरें हैं और मशीन, अंदर घुसते एक मशीन लगी हुई है। तो वो मशीन चालू हो गई एकदम से कि अब बटन दबाओ आपके पैसे कट जाएंगे और ये रूम एक्टिवेट हो जाएगा। और उसमें रूल्स लिखे हुए थे इंग्लिश में कि एक बार रूम बंद हो गया तो 4 घंटे से पहले खुलेगा नहीं, कि वो लव होटल है। अब आप उसमें अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लोग हो जाओगे, उसमें जंजीरें और ऐसे ऐसे सामान, प्रोग्राम की पूरी प्रोग्राम व्यवस्था है। प्रोग्राम है। फ्रिज वगैरह, कोल्ड ड्रिंक जो भी था, जिसको उसमें से लोगे पैसे कट जाएंगे। बट वो बहुत सीढ़ी सा रूम था भाई। भाई यार ये क्या भाई कला ये चटक है भाई। मैंने नहीं, ये मैंने रील्स पे देखा है। हाँ मैंने कदम भी नहीं रखा भाई उसमें। मैंने ये तो सिस्टम की, उसने जब बोला कि गेट नहीं खोलूंगा यार ये पंगा है कुछ। और उसमें लिखा था कि अगर आप गेट खुलवाते हो, एक बटन दबाओगे तो नीचे से खुलेगा। तो एक बार गेट खुलने के भी कुछ पैसे थे, मतलब पेनल्टी थी आप पे। उसका मतलब प्यार का माहौल बना रखा था कि अब अंदर ही रहो। तो जंजीरें थी और क्या क्या था? वो थी हथकड़ी जंजीरें, मतलब हथकड़ी जो होती है वो थी, और सामान पड़े थे इधर उधर, मतलब क्या डंडे वंडे, छड़ी वड़ी पड़ी थी। तो पूरा सिस्टम था। भाई मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है सुबह सुबह मेरे साथ में। मैं भाग लिया वहां से नीचे। तो मैंने उसको बोला लिफ्ट करा, लिफ्ट भी नहीं चलती, लिफ्ट नीचे से ही ऊपर आ सकती है और जब आपका टाइम होगा तभी एक्टिवेट होगी। तो वो लॉन्ड्री वाला, जबरदस्ती रहो यहाँ। लव होटल का मतलब कंसेप्ट यही होगा। तो लॉन्ड्री वाला एक छोटी सी सीढ़ी से जा रहा था, तो मुझे बोला कि भाई हट भाई मुझे जान दे। मैं चला गया उससे। तो फिर उसके बराबर में एक होटल मैंने लिया भाई, उसने 7,000 का दिया मुझे 5-6 घंटे का। बढ़िया होटल था। मैं भाई सो, टेंशन नहीं, इतनी मड़क नहीं ले सकते, बन गए ट्रैवलर जितना बनना है। सो के उठा मैं। तो भाई मैं नहाने का हिसाब पूछा तो उसने बोला वी हैव ऑनसेन। भाई होता होगा कुछ ऑनसेन बोनसेन। होटल में नहीं थे नहाने वहाने का? होटल में ही जिसमें था। उसने बोला कि आपका जो है लड़कियों का 3rd फ्लोर पे है, लड़कों का 4th फ्लोर पे है, बट हमारे पास ऑनसेन है। रूम में बाथरूम्स नहीं थे? नहीं रूम में नहीं था, हम हॉस्टल में थे ना। अच्छा। तो ठीक है भाई 4th फ्लोर पे चले जाएंगे लड़कों का। भाई मैं जाके देखा तो ये वॉश बेसिन है और अंदर एक इतना बड़ा रूम है ये, और इसमें नंगे नंगे लौंडे खड़े हैं 5-10। यार ये क्या हिसाब है भाई, पूरे नंगे नहा रहे हैं ये तो सारे। तो फिर मैंने थोड़ा ऑनसेन के बारे में पढ़ा। तो ऑनसेन की इनकी क्या टेक्निक होती है कि सब नंगे नहाते हैं और ये जापान में बहुत कॉमन चीज़ है। इसका मेन चीज़ क्या है, एक पूल होगा उसमें 40 डिग्री टेम्परेचर पे गर्म पानी होता है, वो आपकी यहाँ तक होता है। तो आपको उसमें बैठना होता है। तो वो कहते हैं कि वो पानी जो है ना आपकी बॉडी की सारी गंदगी निकाल देता है, डिटॉक्स कर देता है। ये हमारे आयुर्वेदा में भी है ये तरीका, वाकई में काम करता है ये। तो भाई ठीक है, बट यार हम नंगे कैसे नहा ले भाई किसी के साथ। और भाई मेरे को बड़ा अजीब लगे। और वो लोग बिल्कुल भी हंसी मजाक नहीं, कुछ नहीं, वो स्ट्रेट फेस पे नहा रहे हैं प्रॉपर। ऐसे बराबर से निकल जा रहा भाई मेरे बराबर से, मैं यूँ हंस रहा हूँ ये क्या है। तो ठीक है, मैं देख रहा हूँ दिन में कब टाइम मिलेगा मुझे खाली मिल जाए। अब नहाना तो है ही भाई, बाहर निकलना है। तो मैंने देखा 2-4 बार चक्कर काटे उसके, मुझे वो खाली मिल गया कि अब ये 2-3 बजे तक नहा लेंगे, 4 बजे के बाद कौन नहा रहा है। मैं गया भाई, मैं नहाया वाया, कपड़े उपड़े उसमें बाहर ही है। उसमें इतना बड़ा वो लगा रहता है पोस्टर कि अगर आप इसके अंदर कपड़ों में गए तो आप पे पेनल्टी लगेगी, तो कपड़े में नहीं जा सकते कच्चे बच्चे में। तो भाई मैं चला गया, मैं नहाया वाया, नहा के एकदम से मैं ऑनसेन में कूद गया। तो मैं जैसे यहाँ से गर्म पानी आ रहा था, ऑनसेन ऐसा था, तो मैं थोड़ा ऐसे बैठा था कि कोई आ भी जाए साले को कुछ दिखाए ना। भाई जैसे ही मैं बैठा भाई ये काला आ गया, लंबा चौड़ा अफ्रीकन।
भाई मैंने कहा यार ये क्या बकवास है भाई। अब भाई होगा यार भाई। अब या तो मैंने कहा यार इसके साथ या तो 1-2 और आ जाएं, इसके साथ तो यहाँ पे टिका नहीं जाएगा। अब दिमाग 2 तरीके से चल रहा है। अब मैं बैठा हूँ भाई, और वो आके साला ऐसे ये भाई बैठा है ना, ऐसे बैठ गया भाई, इस तरफ मुंह करके, हाँ ऐसे ऐसे चौड़े में, ऐसे चौड़े में। मैंने भाई यूं कर लिया, ऐसे घुटने उठा लिए। यूं कर रहा हूँ तो आकाश भाई ने ये कर लिया। मैं ऐसे बैठा हूँ, मैं ठीक है भाई, ऐसे ऐसे अपना थोड़ा सा विचार वाली पोजीशन में कि बंदा कुछ सोच रहा है, डिस्टर्ब ना कर दे। तो मैं सोचा उठूँ तो साला उठूँ कैसे भाई। तो पानी मेरी तरफ से आ रहा था, तो मैं उससे आई कांटेक्ट भी नहीं कर रहा, क्या डाले तेरे से हेलो करूँ। तो मेरे से बोलता एक्सक्यूज मी ब्रदर। यस। तो कहता वो पानी ना वहाँ से आ रहा है तो उधर गर्म होगा, व्हाई डोंट यू सिट हियर। मैं क्या क्या कह रहा भाई तू। भाई मैं उठा, मैं भाई तेरी नीयत ठीक नहीं लग रही मुझे, मैं तो जा रहा हूँ। मैं तो भाई उठ के भाग गया। फिर उस दिन ना शाम वहाँ पे एक बंदा आया था इंडिया से, पाजी थे हमारे। तो मैंने आते उसको बोला भाई तुझे पता है यहाँ पे नहाने का जुगाड़ नंगा है। कह रहा जी हाँ हम ना जाएंगे नंगे वंगे, हम तो कच्चे में ही जाएंगे। पाजी कच्चे में ही जा रहे हैं नहाने। वो नहीं माना भाई। फाइन भरा उन्होंने। अब पता नहीं पेनल्टी वो लगाई नहीं लगाई भाई, वहाँ तो लगा हुआ था पोस्टर। तो पाजी तो कच्चे बच्चे में हाथ डाल के एकदम बढ़िया से नहा रहे थे। भाई क्रेजी सीन है यार भाई। बट जापान के गांव वाँव और ये सब कैसे है भाई, आपने तो पूरा एक्सप्लोर करा है। भाई जापान के गांव बहुत ही सूदिंग चीज़ है, बहुत ही सूदिंग। पर यह है कि मेरे को अगर चूज करना हो ना कि चाइना या जापान, तो मैं चाइना करूँगा। उसका रीज़न है वो मेरी तरह बदतमीज से हैं थोड़े, मतलब वो हाँ रिलेटेबल लगेंगे यार कि थोड़ा कुछ तो हो रहा है। वो बहुत ही अच्छे हैं यार जापान के, बहुत ही अच्छे हैं। मतलब वो शायद वो शांति थोड़े दिन में बोरियत बन जाए। और वहाँ जैसे आप चाइना में थे तो पीछे टिकटॉक फुल वॉल्यूम चल रहा है, जापान में तो लोग बात करने पे भी ऑफेंड हो जाते हैं। हाँ भाई वो हो जाते हैं, मतलब वहाँ पे तो बहुत ही। उसके म्यूजियम में गया था मैं, हिरोशिमा के, जो नहीं है हिरोशिमा नागासाकी का जो एटम बम फटा था, उसके म्यूजियम में समझने की भाई कैसे कैसे हुआ था उस दिन। ऐसा होता कि पिन भी फेंक दो ना तो आवाज आ जाए। मुझे व्लॉग करना, मैं कैमरा लेके खड़ा हूँ, क्या बोलूँ क्या भाई, बोला ही नहीं गया वहाँ पे, क्या बोलता मैं। या तो कोई बोल रहा हो भाई, कैमरा बस बोलते रहो, बाद में वॉइस ओवर कर देंगे। वो बहुत अलग है यार। भाई जापान की ऐसी ऐसी रीलें भी आ रही है कि एक बंदा वाइट सॉक्स पहन के चल रहा है, थोड़ी देर बाद उतारता है कि देखो अब भी वाइट है। एक और आ रही है कि वहाँ डस्टबिन्स नहीं मिलेंगे आपको, पब्लिक में डस्टबिन्स नहीं है, लोग अपने सब साथ ही कैरी करते हैं। तो ऐसा सच में है? डस्टबिन तो भाई नहीं है, और ये मुझे नहीं लगता कोई अच्छी बात है। हाँ यार ये तो बेकार बात है यार, किसी के पास कुछ ट्रैश भाई। अब मान लो हमें नहीं फेंकना है तो मैं कितना फेंक रख लूंगा। कॉफी का तो कुछ हो, अब 7-11 रहेगा तो उसके अंदर तो आप डस्टबिन उसी के अंदर है, कॉफी पी के वहीं फेंक सकते हो। अगर कॉफी लेके निकल गए तो आप होटल तक लेके जाओ अपनी, तो ये गलत है। बट हाँ ये जो है ग्लव्स वाली बात, ये सॉक्स वाली कि इतना साफ है, वो मुझे ऐसा लगता है एक आधी गली हो सकती है इतनी साफ। कोई भी नहीं होगी यार इतनी तो, मतलब अगर एकदम सफेद जुराब है फिर वो गंदी तो होंगे। अगर तुम रोड पे चल रहे हो यार, थोड़ा बहुत रोड वहाँ गाड़ियां तो चल गाड़ी रही है, बंदे जूते ही पहन रहे हैं, ऐसे थोड़ी है कोई फैदर पहन के घूम रहे हैं। तो वो तो ओवर हो जाता है, मुझे लगता है कई बार सोशल मीडिया एक फ्लो में चला जाता है। भाई वो वाला एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना गए थे आप यार, वो अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब कि उन्होंने अच्छी हिस्ट्री रही है उनकी, उसके पीछे ऐसा नहीं है कि कुछ भी बना दिया हो। कि वो मुझे ऐसा लगता है ग्रेट वॉल में घूम के आपको पता चलता है बहुत ऑब्सेस्ड हैं अपनी बाउंड्रीज को लेके। चाइनीज जो है, आप ये सोचो ना, इनके खून में है, जैसे पंगे करते रहते हैं बॉर्डर पे। तो 2-3 हज़ार साल पहले इन्होंने बनानी शुरू करी थी और 2000 साल तक बनाई है। तो सोचो कितनी सारी सल्तनत खत्म हो गई, कितने सारे राजा बदल गए, बट ये दीवार बनाते रहे। और ये इतनी बड़ी दीवार है कि दिल्ली से न्यूयॉर्क चले जाओगे। 22,000, दुनिया की सबसे लंबी दीवार है, 22,000 किलोमीटर के आसपास लंबी दीवार है। और जो भी कैदी होते थे, जो मजदूर थे, जो भी कैदी होते थे, उनको भी वहीं भेज दिया जाता था। जो थोड़ा सा पकड़ा गया उसको वहीं भेज दो, चलो वहीं काम पे लगा दो। और जो मरता था उसको वहीं दफना देते थे, क्योंकि कई जगह ऐसी दीवार ऐसी जगह थी कि नीचे जाना या वहाँ जाना बहुत मुश्किल था। तो उन्होंने ये सोचा कि ये तो बड़ा नोबल काम है, तुम तो इतिहास में हो जाओगे, तो उसमें ही दफना के चलो। तो कहते हैं आंकड़ा है कि 5 लाख से 10 लाख लोग उसी के अंदर दफन है। बाप रे। किसी को हुआ है वहाँ घोस्टली एक्सपीरियंस? ये तो भाई उनसे पूछना भी बड़ा मुश्किल है और समझना भी बड़ा मुश्किल है। और उनको समझाना मुश्किल है, बोल क्या रहे हैं, समझना भी बड़ा मुश्किल है। हाँ
बट आपने नाइट लाइफ पार्टीज वो सब देखा, क्लब्स देखे वहाँ के? भाई पीते बहुत हैं, बहुत पीते हैं। और नाइट लाइफ क्या पीते हैं? विस्की पीते हैं या पीते हैं ज्यादा? विस्की बियर सब पीते हैं, वो बहुत सस्ती है यार वहाँ पे। मैंने इतनी सस्ती बियर नहीं देखी, मैंने उसमें वो देखा मॉल में कि 22 रुपए की बियर भाई, 22 रुपए की। 22 रुपए की तो बिस्लरी आती है, वो भी 20 की कैन में भी और बोतल में भी। अच्छा जी। हाँ 22 रुपए की बियर है वहाँ पर। वहाँ पे दिक्कत क्या है ना कि इन लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग भाई बढ़ा दी। ये ना मैन्युफैक्चरिंग पे इतना फोकस हो गए कि एक रूल के बारे में बताता हूँ कि इनका जो ये ग्रोथ है उसका पीछे मेन रीज़न क्या है। इन्होंने क्या हैक निकाला 1992 में, इन्होंने एक रूल निकाला था कि अभी हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे कोई फैक्ट्री लगाता है तो उसका जो टैक्स है एक हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट पे जाता है और कुछ हिस्सा जाता है स्टेट गवर्नमेंट पे। वो भी अब जीएसटी के बाद जाने लगा शायद, है ना। इन्होंने क्या रूल निकाला, जो इंडस्ट्रियल टैक्स होगा वो उस पर प्योर इसका हक होगा स्टेट का, समझ रहे हो। तो अब स्टेटों के बीच में एक होड़ मच गई कि यार मतलब मैं ज़्यादा फैक्ट्री लाऊंगा तो मेरे पे ज़्यादा पैसा होगा और मतलब हम ज़्यादा अमीर होंगे, सेंट्रल से हमारा कोई मतलब नहीं। तो इसलिए वहाँ पर सारे स्टेट जो है ना भाई कंपटीशन में लग गए कि हम फैक्ट्री लेके आएंगे। तो मान लो आप जैसे पॉडकास्ट कर रहे हो तो आपके पास ही कंपनी आ जाएगी, सरकार आ जाएगी, भाई इस पॉडकास्ट को इंटरनेशनल लेके जाओ ना, स्टूडियो बनाओ ना, बिल्डिंग बनाओ, 1000 आदमी एक्वायर करो, उसको 1000 करोड़ की कंपनी बनाओ। तो एक दौर चाइना में ऐसा है कि इन्होंने पैसा दे के कंपनीज ग्रो कराई, क्योंकि इनको ये था कि बंदा जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा हम पे टैक्स आएगा। इसलिए आप क्या देखते हो कि दूसरे देशों के मुकाबले उनके शहरों के जो इंफ्रा है वो सब एक दूसरे को कॉम्पीट करते हैं, क्योंकि वहाँ वाकई में उनके बीच में कॉम्पिटिशन था। इसलिए बीजिंग का जो इंफ्रा है वो सबसे कमजोर है, क्योंकि शेंजन का और तगड़ा, क्योंकि शेंजन की इकोनॉमी सबसे बड़ी, शेंजन में सबसे ज़्यादा टैक है, चेंगडू का वहाँ की अलग इकोनॉमी। तो ये चक्कर था। बट इसमें एक गलती कर गए कि इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग तो बढ़ा दी, ये डिमांड नहीं बढ़ा पाए अपने लोगों की। तो उनकी स्पेंडिंग पावर जो है ना वो बहुत कम खर्चा करते हैं चाइनीज़। मतलब लग्जरी तो करते हैं बट वैसे जो सबसे ज़्यादा सेविंग वाले लोग हैं पूरे दुनिया में चाइनीज़। तो ये लोग क्या है, अब अगर इनके मॉल्स में जाओगे तो 100 येन का कूपन, 300 येन का कूपन, मतलब ये क्रेडिट कार्ड वाला तो बहुत कम है वहाँ पे चक्कर। तो ये लोगों को ऐसे वो देते हैं पर्क्स की, खर्च करो दबा। अब वो आदत डलवा रहे हैं, क्योंकि अब देखो ना उनको अपना इतना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो चुकी है कि हमें देखना पड़ता है इंडिया की तरफ, भाई अफ्रीका की तरफ, अमेरिका की तरफ, यूरोप की तरफ। तो अगर उनको देश एक एक करके बाइकआउट और कर रहे हैं तो उनको भी ये समझ में आ रही है कि अपनी ग्रोथ अगर नहीं बढ़ाओगे कंजप्शन तो दिक्कत हो जाएगी। अच्छा आकाश भाई, मैं देख रहा था आप इंडोनेशिया बहुत जाते हो, बार बार जाते हो, ऐसा वहाँ पे क्या जो आपको खींच लेता है? भाई इंडोनेशिया मुझे भी नहीं पता मैं कितनी बार गया हूँगा, शायद मेरी पहली ट्रिप भी वहीं से शुरू हुई थी, नहीं शायद उससे पहले थाईलैंड गया हूँगा। बट इंडोनेशिया में कुछ ऐसा है कि जैसे हर आदमी का एक गोल होता है कि उसको एंड में ना लाइफ में ऐसी लाइफ चाहिए, एक ड्रीम होती है, मेरी तो है कि मेरे को एक सिंपल चाहिए भाई, खेत हो, आराम से खाट वाट पर लेटे हो, 2-4 दोस्त हो, सिंपल हो, है ना, पैसा होना चाहिए अकाउंट में ठीक है। बट वो चीज़ ना मुझे वहाँ दिखती है उस देश में, सिंप्लिसिटी बहुत ज़्यादा, कि कल्चर भी है, धर्म भी है, कर्म भी है। तो वो इसलिए मैं चला जाता हूँ और थोड़ा सही भी लगता है मुझे, पता नहीं या तो मेरे दिमाग में है, मैं जब भी वहाँ जाता हूँ तो उसके बाद मेरी एक फ्रेश स्टार्ट होती है हमेशा, जब भी गया हूँ। फिर 2022 में 23 में भी वहाँ गया था, उसके बाद वो पूरा साल जब मैं गया तो अच्छा रहा। 2024 में जब गया था कोबरा के पकौड़े हमने बनाया था, उसके बाद अच्छा रहा। अब भी चाइना से पहले वहीं था मैं, फिर गया तो अच्छा रहा। आपकी लकी जगह हो गई वो कि कुछ अच्छा करना है तो वहां से शुरुआत करो, मान सकते हो। और थोड़ा सा ग्राउंडेड हो जाता हूँ मैं वहाँ जाके, और वो लोग बहुत ग्राउंडेड हैं यार। भाई आप एक आइलैंड पे गए थे, यहाँ कमोडो ड्रैगन्स थी और आप उनके बीच में खड़े थे भाई, और हमारी तो वीडियो देख के ही फट गई और हमने शायद कमेंट भी करा था कि भाई यहाँ के बारे में जानना है यार, हमें थोड़ा बताओ भाई वो कौन सा आइलैंड है और वहाँ डर नहीं लगता भाई, वो तो खा जाती है इंसान को। भाई कोमोडो ड्रैगन्स दुनिया के सबसे खतरनाक प्रेडेटर्स में है, ये तो लोगों को पता है। बट काफ़ी लोगों को एक गलतफहमी है कि जैसे उस वीडियो में बोला कि तो इंडिया में भी हैं, वो लिजार्ड की कैटेगरी है, उसकी काफ़ी सारी स्पीशीज़ हैं, उसमें से सबसे ऊपर सबसे बड़ा सबसे खतरनाक कोमोडो ड्रैगन है। तो वो चिपकली कोमोडो ड्रैगन नहीं होती। तो उसका क्या है कि मेरा इंटरेस्ट था उसमें, मैंने बहुत साल पहले एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी BBC वगैरह की, यार ऐसे रहते हैं और लास्ट ड्रैगन्स हैं। तो अगर कहते हैं कि ड्रैगन्स दुनिया में अगर कहीं हैं तो वो कोमोडो ड्रैगन्स हैं, जिसको आप थोड़ा बहुत फील ले सकते हो, क्योंकि हैं भी इतने ही पुराने, बहुत पुराने। अब शायद मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, वीडियो मैंने बताया हज़ारों साल पुराने हैं वो धरती पे। तो अब उसको जाने के लिए ना क्या है कि देखो, आप जब एज अ कंटेंट क्रिएटर वीडियो बना रहे होते हो ना, तो आप चीज़ नापते हो कि ये कितना व्यूअरशिप आएगी या जो आएगी। बट मेरा इंटरेस्ट था तो मुझे पता था कि यार उतना आना नहीं है,
बट आपका लगने वाला ज़्यादा है मनी वाइज मनी वाइज, ठीक है। बट मुझे देखना था और मैं काफ़ी टाइम से प्लान कर रहा था। तो मैं गया इंडोनेशिया। तो पहले मैं जकार्ता गया था, जकार्ता से फिर मैं बाली गया, बाली से हमने एक फ़्लाइट ली लबुआन बाजू के लिए। लबुआन बाजू जाके आपको बोट लेनी पड़ती है। वहाँ पर 2 आइलैंड होते हैं, एक रिंका आइलैंड होता है, एक होता है कोमोडो। कोमोडो में थोड़ा सा टूरिस्टिक होता है, वहाँ पर मतलब एक पूरा ट्रेल है, उस पर वो ले जाएंगे और वहाँ दिखाएंगे। रिंका आइलैंड थोड़ा सा रो है, तो मैंने रिंका आइलैंड चूज़ करा। बिल्कुल ही बीच में ले जाएंगे, वहाँ पर ऐसा ले जाएंगे और वो प्रिजर्व है। हम सोचा था ड्रोन वगैरह उड़ा के और पास से दिखाएंगे, मैं तो सोचा था थोड़ा सा पास से मुझे टच वच करा देना। तो कह रहे नहीं भाई ऐसा नहीं करा सकते। तो हम रिंका आइलैंड पहुँचे। वहाँ उस पर जाने के लिए भी आपको जब लबुआन बाजू पहुँचते हो ना, तो आपको एक बोट करनी पड़ती है। अब आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं कि या तो आप ग्रुप के साथ चले जाओ जिसमें पूरा गाइड समझाएगा, या आप पर्सनल जाओ। तो पर्सनल का मतलब आप पूरी बोट खुद के लिए लोगे, एक टूरिस्ट गाइड लोगे, एक आपका बोट का कैप्टन रहेगा, तो ये सब लेके आप जाते हो। तो वहाँ पर जब भाई आप उस पार्क में घुसते हो ना, तो समझाते हैं पूरा कि भाई आपको ऐसे ऐसे करना है, ये भागना है तो कैसे करोगे, और हमारा बंदा रहेगा। तो वहाँ पर रेंजर्स होते हैं जो इनको संभालने के लिए प्रॉपर वो रहते हैं। अगर आप इनका वो देखोगे ना कि जो इनकी पूरी लाइफ साइकिल होती है, वो जैसे इनका नाम है वैसी ही होती है। ये एक दूसरे को खा जाते हैं भाई। अच्छा। हाँ, ये बहुत खतरनाक होते हैं। मतलब रियलिटी में भी इनका क्या होता है कि जब ये पैदा होते हैं तो अंडे तक भी इनकी माँ थोड़े दिन रखती है, फिर वो छोड़ के चली जाती है, शायद महीने 2 महीने। अगर नवंबर के आसपास इनका सीज़न होता है, उसके बाद इनको दूसरे कोमोडो ड्रैगन्स या जानवर खा जाते हैं। अगर ये अंडे से बाहर आ गए तो बाकी के कोमोडो और जितने भी जानवर हैं वो पीछे पड़ जाते हैं। फिर ये पेड़ पे चढ़ते हैं, क्योंकि इनकी ना जब ये छोटे होते हैं इनकी गंध बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तो जितने भी जानवर होते हैं उनके पीछे रहते हैं। तो पेड़ पे चढ़ जाते हैं आराम छोटे से जब पतले छोटे होते हैं, बड़े ड्रैगन्स नहीं चढ़ सकते। तो इसलिए खुद को बचाने के लिए ये पेड़ पे ही अपना 1-2 साल बिताते हैं, तब तक बचाते हैं अगर बच जाएं तो। फिर उसके बाद जो इतने साल बाद जो बचता है वो बनता है कोमोडो ड्रैगन। तो इनकी लाइफ साइकिल ऐसी होती है, बहुत हार्ड और बहुत खतरनाक होते हैं। इनके काटने से होता क्या है कि 2 तरीके से मारते हैं ये किसी को भी, अपने शिकार को। एक बार काट लेंगे तो जो खून को जमने की जो प्रक्रिया होती है वो बंद हो जाती है। इनके लार में ऐसा वायरस होता है, तो वो खून लगातार बहता रहता है, और जहाँ काटता है वहाँ पर इतने सारे करोड़ों बिलियन इन्फेक्शन हो जाते हैं कि वो सड़ जाता है। तो ये 2 मारता है अपने उनको। और ये खाते क्या हैं वहाँ पे? और एनिमल्स भी हैं उस जानवर आइलैंड खा जाते हैं, एक दूसरे को भी खा जाते हैं। और इनका अलग है कि इनको अगर जैसे फीमेल से मीटिंग करते हैं तो उसके लिए भी लड़ाई होती है आपस में। ये फीमेल से लड़ाई करते हैं और जब फीमेल हारती है तब मीटिंग होती है। अरे भाई साहब, भाई ये आप तो उनके इतने पास खड़े हुए थे, तो कौन से कंडीशन से वो अटैक करते हैं? आपको वो सब समझाया उन्होंने कि अगर ऐसा कुछ हो जाता तो अटैक कर देंगे या कुछ? वो बोलते हैं कि अगर देखो ज़्यादा उनको खतरा महसूस होगा तो अटैक करेंगे। और खतरे की कंडीशंस क्या हैं? खतरे की कंडीशन है आप ज़्यादा टच कर रहे हो और आंखों से आंखें एकदम उनकी तरफ थोड़ा सा नहीं देखते हैं उनको जरा। और वो जो है ना भाई, वो लगते आलसी से हैं, बट जब वो उठ के भागते हैं ना तो बहुत तेज़ी से भागते हैं। इनका क्या होता है कि बॉडी में ना बहुत ज़्यादा हीट होती है, क्योंकि बहुत मोटी चमड़ी होती है ना, तो इस वजह से ये आलस में पड़े रहते हैं अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। बट अगर इनको भागना पड़े तो ये 30 की स्पीड तक भाग सकते हैं। और इनके जो क्लोज होते हैं ना वो इतने हैवी होते हैं, अगर आपको ऐसे मार देंगे तो शायद 2 टुकड़ों में कर देंगे और पूरी हड्डी अलग कर देंगे। इतने बड़े बड़े होते हैं इनके। इस तरीके का जानवर बहुत खतरनाक है। बट जिस आइलैंड पे रहते हैं भाई वो बहुत जन्नत है। मतलब चीज़ें मैच नहीं होती यहाँ पे ये रहते हैं। अच्छा जी। वो मैं एक उस व्लॉग में देखना, मैं ऊपर गया हूँ तो उसने दिखाया एक व्यू, भाई समुद्र दिख रहा है, एकदम से टापू दिख रहे हैं, और वहाँ पर एक हट बनी हुई है और उस हट के नीचे कोमोडो बैठा हुआ है। मैंने कहा यार ये क्या है, आराम से चिल कर रहा है, पड़े रहते हैं पूरे दिन। हाँ, बट जो छोटे वाले होते हैं ना, लोग सोचते हैं कि बड़े से डरना है, डरना छोटे वाले से है, क्योंकि उसकी स्पीड और ज़्यादा तेज़ होती है। हाँ, और उसको गर्मी क्योंकि कम लगती है तो वो ज़्यादा अटैक करते हैं। पहले ह्यूमंस पे हुआ है, अब काफ़ी टाइम से रेंजर्स वगैरह रहते हैं तो अब अटैक नहीं हुआ। अच्छा भाई, ऐसे ही आइलैंड पे बोट क्रॉस करते हुए आपका एक लाइफ थ्रेटनिंग एक्सपीरियंस रहा था कुछ इंडोनेशिया में ही, वो भी बताओ यार ऑडियंस को। भाई वो एक ऐसा एक्सपीरियंस है, वो कभी मेरा वीडियो पे नहीं आ पाया। आज भी वो वीडियो मेरे पास पड़ी हुई है कि शायद दोबारा उस आइलैंड में जाऊँगा तो उसको आधा पार्ट करूँगा, है ना। हमने कोशिश की थी बनाए। तो क्या था कि मेरे को 2023 में जब हम बना रहे थे तो हम ये देख रहे थे कि यार हमारा जो कंटेंट है वो किस तरफ जाएगा। देखो मैं प्योरली बताऊं, मैं ट्रैवलर भी हूं, बट मैं एक साथ में कंटेंट क्रिएटर भी हूं। मैं तो ये नहीं बोल सकता कि मैं पूरा एक वो है। तो मैं सोचता हूँ कि यार ऑडियंस जो देखे उसको वैल्यू मिले। तो उस टाइम हम ये देख रहे थे यार किस तरह का कंटेंट लोग पसंद करेंगे। तो हमने एक टॉपिक डिसाइड किया था कि
24 घंटे एक सुनसान आइलैंड पे, बट वो सुनसान आइलैंड वाकई में सुनसान होना चाहिए, ऐसे नहीं कि किसी भी आइलैंड पे चले गए झोड़ वोड़ में और आइलैंड बता दिया। तो वो हम ढूंढ रहे थे, यहाँ पर हमें मिला नहीं। तो मैं इंडोनेशिया में था, वो जो ताना तोराजा गाँव है जिसमें डेड बॉडीज़ रखते हैं, उस पर उसकी वीडियोज़ बनाने जा रहा था। तो हम मकासार में रुकते हैं, मकासार से रात को बस जाती है ताना तोराजा के लिए। तो रात में जब रुके हुए थे तो मेरी क्या आदत है, मैं गूगल मैप पे चीज़ें देखते रहता हूँ, आसपास कुछ यूनिक मार्केट मिल जाए, कुछ भी मिल जाए। तो वहाँ पर मुझे शहर से थोड़ा दूर आइलैंड दिख रहे थे, वो छोटे छोटे समुद्र के ऊपर। तो रैंडमली आपने सेलेक्ट कर लिया? हाँ, मतलब मैं बस शहर देख रहा था, फिर मैंने देखा ऐसे छोटे छोटे से आइलैंड है, क्योंकि इंडोनेशिया में टोटल 17,000 आइलैंड है, इंडोनेशिया पूरा आइलैंड की वो है। तो मुझे लगा यार ये तो ठीक है, मकासार भी है, ऐसा टूरिस्टिक प्लेस भी नहीं है, तो यहाँ पर जाके बनाएंगे तो सही रहेगा। अब मैंने जैसे एक आइलैंड चूज़ किया, गूगल मैप पे देखा, उसकी छोटी सी वो आ रही थी फोटो, एक की टावर लगा हुआ है उस पर, यार ये परफेक्ट स्पॉट है, बट अब इस पर जाए कैसे जाए। तो मैंने पता किया कि यहाँ पे एक जेटी है, उस पर जाते हैं, उससे बात करते हैं। तो मुझे लगा था बहुत आसान होगा यार, बोलेंगे ले जाएगा। मैं वहाँ पे गया तो मैंने कई लोगों से बात की, यार मुझे इस आइलैंड पे जाना है, इस पे जाना है। वो सब मना करने लगे, कह रहे कि वो सामने आइलैंड देख रहे हो वो है आइलैंड, इस पे एक्टिविटीज़ होती हैं, बार हैं। मैंने यार एक्टिविटीज़ नहीं करनी है हमें खुद सर्वाइव करना है किसी आइलैंड, एकांत आइलैंड, तो नहीं मान रहे थे। तो हम एक जगह ना रिक्शे से कहीं जा रहे थे, तो उस रिक्शे वाले ने मेरे से बोला कि आप कल क्या कर रहे हो? मैंने कुछ नहीं, कह रहा मेरे पास बोट भी है। तो मैंने बोला बोट है तो एक काम कर, मुझे इस आइलैंड पे जाना है। तो वो वाली बात है ना, जो तलाश रहा होता है वो ज़्यादा करेगा, जिसके पेट भरे हुए वो तो नहीं करेगा। तो कह रहा कहाँ जाना है? मैंने उसको बताया ये आइलैंड पे जाना है और हम ऐसी वीडियो बनाना चाहते हैं। तो उसने मुझसे बोला कि भाई देखो, मैं ले तो जाऊँगा, एक तो तुम्हें पुलिस को नहीं बताना, अगर पुलिस को पता चलेगा तो मैं फंसूंगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं जा सकते। दूसरी बात कि अगर मैं बोलूँ चलना है तो चलोगे, अगर निकलना है वहाँ से वापस, ज़्यादा चूचा नहीं अपनी, ज़्यादा ये नहीं कि कभी तुम वहाँ जाके फंसा दो और मतलब फंस गए हमें, तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने बोला ठीक है यार, कंडीशन देख लेते हैं, जाके बनाना तो शुरू करते हैं, सुबह निकलते हैं। सुबह तो हमारा प्लान था कि 7-8 बजे तक निकल जाएंगे हम निकल गए। और वाकई में भाई वो मैप पे दिख रहा था, बट मैप से ऐसा लग रहा था कि पास है, बट वो बहुत दूर था। और बोट थी वो मच्छी बोट नहीं होती, बहुत पतली सी एकदम से, ज़्यादा उसके लिए बनी नहीं थी। ठीक है भाई, हम पहुंच गए। जाने में हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, 1-1.5 घंटा था, 1.5 घंटा तो आप समझ सकते हो। और वो बहुत 2 इंजन वाली बोट नहीं होती, स्पीड बोट जो होती है, मच्छी बोट तो बहुत तेज भागती हैं, तो काफ़ी अच्छा खासा दूर था वो। पर जाते हुए तो हमें मज़ा आ रहा था, एकदम समुद्र बढ़िया, व्यू वगैरह बढ़िया, मस्त चूज़ किया हमने एकदम स्पॉट। हम उस आइलैंड पे पहुंचते तो वहाँ पर एक टावर थी, तो टावर उन्होंने कभी वॉच के लिए बनाई थी, बट उन्होंने कोशिश की थी यहाँ पर एक फैमिली को भी रख दें। बट दिक्कत वहाँ पे ये हुई कि जब तूफान वगैरह आता है, पानी बढ़ता है, तो वो आइलैंड ढक जाता है। तो इसलिए वहाँ पर सेटलमेंट पॉसिबल नहीं हो पाई, क्योंकि ज़्यादा ऊपर नहीं है वो समुंदर से। ठीक है भाई, हमने सोचा समझा, और हमारे पास ज़्यादा परफेक्ट स्क्रिप्ट भी नहीं थी, क्योंकि हमें पता नहीं था ये आइलैंड हमें यहाँ मिल जाएगा। बस हमें तो ये था कि रो बिताते हैं, तो हम कुछ थोड़ा बहुत सामान लेके थे वहाँ पे कि ये सामान होगा, इससे खाएंगे, सर्वाइव करेंगे, और थोड़ा बहुत हट वगैरह बनाएंगे, ऐसा कुछ प्लानिंग था। तो हम पूरा दिन शूट कर रहे थे, तकरीबन 9-10 बजे पहुँचे होंगे हम, और ये होगी 4-5 बजे की बात। एक मछुआरा आया वहाँ पर, उसने अपनी बोट लगा दी। तो हमने कहा यार ये तो मतलब हम शूट कर रहे थे कि हम अकेले हैं, ये भी आ गया। वो आया था क्योंकि समुद्र काफ़ी हलचल हो रही थी, तो वो मच्छी पकड़ने आया होगा, तो उसने वहाँ पे बोट लगा ली अपनी। अब इतने में आधा घंटा और हुआ होगा, हमारा जो बोट वाला था वो भाई भाग के आया मेरी तरफ और कहता कि निकलो चलो। मैंने बोला यार अभी तुम वीडियो बना रहे हैं। तो उसने वही बोला कि मैंने तुमसे बोला था जब बोलूँगा चलना है तो चलना पड़ेगा, क्योंकि अब तूफान आ रहा है और हमारा बहुत दूर है, हम फंस जाएंगे, और अगर हमें यहाँ से निकालना पड़ा किसी को तो मेरी खबर चली जाएगी कि मैं यहाँ पे टूरिस्टों को लेके आया हूँ। अब हमने भी समझा, हम चल दिए। तो जब मैं जा रहा था तो जो मछुआरा आया था ना, उसने आके मुझे पकड़ लिया बाजू से और अपनी भाषा में कुछ बोल रहा था, इंडोनेशियन में ये वो। तो उसके इशारों से समझ में आ गया, वो बोल रहा था कि भाई अभी तूफान आ रखा है, अभी मत जा तू। तो अब मैं अपने कैप्टन की तरफ देखूं, हम उसे कैप्टन बोल रहे थे जो हमारा वो था मछुआरा। तो कैप्टन तो कहता नहीं छोड़ो, तो अपनी भाषा में उसको बोलने लगा। हम जा रहे थे तो बुढ़े से थे वो अंकल जो थे मछुआरे, वो अपनी भाषा में बोले ही बोले जा रहा था भाई, पीछे से जैसे बोलते हैं ये मत जाओ ऐसे करके। अब मैंने उसको बोला कि भाई देख ले क्या करना है। कह रहा नहीं तुम चलो। भाई हम बोट पे चढ़ने वाले थे, बोट चढ़ने से पहले ना उसके जो वो होता है जो रस्सी सी बांध के रखता है वो छूट गई। अब वो तैर के भाग के उसने तो बोट कंट्रोल कर ली, क्योंकि तो मछुआरे हो तो उनको तो समुद्र कुछ लगता ही नहीं भाई। और हमसे कह रहा कूदो। और हमारे पास भाई कैमरे भी, फ़ोन भी, और मतलब हम उस मेंटली उसके लिए प्रिपेयर नहीं थे कि समुद्र में कूदना पड़ेगा और लहरें ऐसी। समहाउ हम चढ़ गए। और दिक्कत ये हुई थी, इस ट्रिप पे जाने से पहले मेरा 1 दिन पहले हाथ टूटा था।
ये वाली उंगली टूट के अंदर घुस गई थी इसका नकल बॉक्सिंग क्लास में। और या तो मेरे पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो मैं ट्रिप छोड़ दूँ, तो मैंने कहा प्लास्टर वास्टर लगाओ चलते हैं भाई। तो आज शायद लोगों को पता भी नहीं होगा, हज़ारों लाखों मैसेज इसी बात कहते हैं कि भाई तेरा हाथ क्या हुआ, किसने पीट दिया, कभी इंडोनेशिया में तुम पिटा। तो ये था कि भाई मेरी बॉक्सिंग क्लास में हाथ टूटा था, और एक दिन पहले था, फ्लाइट वगैरह हो गई थी, और वो था कि सनक हमने कर ली थी कि कंटेंट बनाना है या ऐसे ट्रैवल करना है, तो वो ड्रॉप नहीं किया मैंने, चलते हैं। तो अब दिक्कत ये है कि ऐसी सिनेरियो में तो आपको दोनों हाथों की जरूरत पड़ेगी। कि भाई बोट भी पड़ेगी भाई, जब इतनी लहरें आ रही हैं, तूफान आ रहा है। और 2 दिन पहले टूटा है, तो इतना भी नहीं कि प्लास्टर को भी टाइम हो गया है। तो मैंने कहा भाई ठीक है देखते हैं। मैं आगे बैठा था, मेरे साथ में एक दोस्त बैठी थी, हम दोनों बैठे हैं। हमने भाई वो जिस पे ऐसा ना फट्टे से लगे होते हैं, 2 बंदे थे हम जो शूट कर रहे थे, और एक वो अपना कैप्टन साहब। तो कैप्टन साहब तो इंजन के ऊपर बैठ गए भाई, इंजन दबा रहे हैं। और वो बोट क्या होती है भाई, बहुत छोटी बोट है। शिप में भी क्या होता है कि जैसे रफ सी होता है ना, तो आपको लहरों के ऊपर चलानी है बोट अगर कभी बचना है। कभी लहरें साइड में नहीं रखनी, ताकि वही चांस है आपका इकलौता, क्योंकि लहरों को ऊपर जाओगे तो बच जाओगे। लहरें अगर एक भी साइड में आई तो गए आप। तो भाई वो फुल स्पीड पे भगा रहा है। अब होता क्या है, बड़ी बोट को तो पता नहीं चलता, जो छोटी बोट है मच्छी बोट, वो तो कूदती है ना, लहरें थोड़ 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 भाई। वो जैसे जैसे गिरे पानी हमारे ऊपर, भाई मैंने तो ऐसे पकड़ा हुआ है, उसने मेरे हाथ को इतना टाइट पकड़ा हुआ है, अब मैं बोल भी नहीं रहा कि मेरी नसें ही दब गई। क्योंकि वो भी क्या पकड़ेगी, और ये हाथ से मैं कुछ कर नहीं सकता। तो मैं कह रहा हूँ कैप्टन कैप्टन कैप्टन, तो भाई एकदम खुद के फेस से पता चल जाता है कि कैप्टन की खुद फट चुकी है भाई, कि फंस गए हैं। और कैमरे वैमरे भी गीले हो चुके होंगे जो। भाई वो तो हम देख ही नहीं रहे थे कि अब तो पहले खुद बचा लें, क्या होगा। हमने बैग वैग ऐसे बांध लिया पूरा। अब इतनी जल्दबाजी में थे कि हमने लाइफ जैकेट भी नहीं पहनी, ठीक है। और जब आए थे तब भी नहीं पहनी थी हमने। तो हमने सही बताऊं उससे पूछा भी नहीं था कि तेरे लाइफ जैकेट है भी कि नहीं है, क्योंकि सेफ ही लग रहा था। जब तक कुछ नहीं होता, जब तक नहीं पता चलता है। तो मैं उसको बोलता कैप्टन लाइफ जैकेट, तो बोलता आ गया भाई, आगे से निकाल लो। अब साला इतनी धाम धाम में निकाले, तो निकाले कैसे। तो 5-10 मिनट तो हमने कर के भाई पैर से खींच ली। वो खींची, जैसे हम लाइफ जैकेट लेके आए, लाइफ जैकेट में बटन ही नहीं। जो बटन होते हैं उसमें 2 तनी सी थी वो, और मतलब बुरी हालत में थी वो। नाड़ा बांध लिया, नाड़ा बांध लो भाई। तो हमने कैसे कैसे करके उसको समाऊ कर लिया भाई। अब दिक्कत ये हो रही है कि जैसे मैं मर्चेंट नेवी में रहा हूँ, मैंने शिप्स में ये देखा है कि इसमें ना रफ सी देखा जाता है कैसा है। तो वाइट हॉर्सेस से पहचानते हैं कि रफ सी कितना है। वाइट हॉर्सेस मतलब होता है कि ऐसी लहरें होती हैं जब वाइट दिखने लगता है ना, जब लहरें ऐसे फोल्ड होती है तो उसको कहते हैं वाइट हॉर्सेस दिख रहे हैं, रफ सी है। और मुझे तो वहाँ चारों तरफ वाइट हॉर्सेस दिख रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूँ बराबर में, अरे कुछ नहीं, ये तो नॉर्मल है यार, मुझे पता है, मैं नेवी में रहा हूँ, मुझे पता है यार, डर मत। पर मेरी खुद अंदर बढ़ रही है कि भाई गिरा तो तेरा तो एक हाथ तो काम नहीं कर रहा, और तैरना आता भी नहीं, ठीक है। तो मैंने ऐसे पकड़ा हुआ भाई, पूरा पानी आ रहा है। अब दिमाग में हमारी दिक्कत ये हो रही है कि जब वो लहर लग रही थी ना भाई, तो हम बार बार ना पीछे की तरफ हो जा रहे थे, इसलिए हमने इतना टाइट पकड़ा हुआ था। अब वो पानी पीछे से भी जा रहा था, और कैप्टन तो बैठे थे भाई इंजन के ऊपर, फुल दबा रहे हैं। तो हमें डर था कि एक लहर आएगी, कैप्टन और को ही ले कैप्टन जाएगी। जाएगा। और जहाँ कैप्टन गया वहां टीम कहाँ टिकेगी। तो हम तो कहीं टिकेंगे। तो हमें अपने से ज्यादा कैप्टन की फिक्र थी। और कैप्टन मैं बार बार बस ये मान लो, मुझे भी नहीं पता मैंने कितनी बार कैप्टन बोला होगा, क्योंकि मेरे पे लहर टकराए, मैं एकदम बोलूं कैप्टन। कैप्टन तो बचे भाई। तो कैप्टन कह रहा ठीक है प्रेजेंट सर। हाँ, मैं वो मतलब अपनी दे रहा था कि सही है सब। हमने एक आइलैंड देखा, तो मैंने बोला भाई वहाँ लेके चल, गो देयर। वो कह रहा नहीं वहाँ नहीं जा सकते, वहाँ पर और लहरें तेज हैं। तो ये ना भाई हमारे साथ 1-1.5 घंटे रहा है। मतलब मैं बता रहा हूँ, ये शायद आपको कम लगे, बट जब आपकी जान पे होती है ना, तो 2 मिनट भी आपकी जिंदगी में ना छप जाते हैं, एक सेकंड। तो 1.5 घंटा मुझे ना पक्का पता है। एक मोमेंट ऐसा आया था जब बहुत उस आइलैंड के बराबर से निकल रहे थे ना, तो वो आइलैंड के बराबर से लहरें और तेज हो जाती हैं, क्योंकि वो टकराती हैं तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उसने मुझसे बोला, जो मेरे साथ मेरी दोस्त थी, कि भाई देखो अगर गिरेंगे ना तो खुद को बचाना, ठीक है। और जो जिंदगी रही, मजा आया। हाथ खड़े कर दिए, बढ़िया रहा। बस ये है कि कभी ऐसा ना हो लास्ट मैसेज हो, क्योंकि बहुत हालत बेकार थी यार, पूरे गीले हो गए, ऐसे हो रहे हैं, यूं हो रहे हैं, वो दिख रहा है लहरें कैसी हैं। और जितनी देर में हम आए थे 1.5 घंटे में, अब हम अपोजिट जा रहे हैं। हमें ये भी नहीं पता है साला तेल कितना भरवा के लाया है, कि ये सोच के आया हो कि ठीक है। तो मैंने कहा अरे तू पागल है क्या, ये तो नॉर्मल है। अंदर से मेरी भी हो रही है कि
यार क्या है कि पॉजिटिविटी तो बना के रखो। सही बात है। जब हम पहुंचे जेटी पे, मैंने कैप्टन पकड़ लिया भाई, कैप्टन भी गीला, मैं भी पूरा गीला हो रहा हूँ। मैंने कैप्टन को कुछ पैसे दिए, कैप्टन थैंक यू भाई, क्योंकि देखो बचा के लाया था, एक्सपीरियंस ना होता ना तो गए थे हम। और भाई फिर हमने कॉफ़ी वॉफ़ी पी, फिर मैंने बोला उसको, मैं तुझे पता है बहुत रफ सी था। अपनी दोस्त को बता दूँ। वाइट हॉर्सेस आ रखे थे यार, तो जो मैंने कहा यार क्या, अब बता, गिरना था तो गिरना ही था, उसमें तो कुछ कर नहीं सकते थे। चलो आ गए, अब कल चलते हैं ताना तोड़ा या देख अरे यार भाई ये तो क्रेजी हो गया यार। थोड़ा क्रेजी तो यार, मजा भी इसमें आता है, ये कहानी बन जाती है। अब उस दिन ना होता तो क्या कहानी होती, कल को ये बाल सालों साल की यादगार रह गई आपकी अब एक। अब मैं कह रहा हूँ कल को बच्चों को ये तो कह देंगे बेटे बाल ऐसी नहीं सफेद किए हाँ सही बात वो मैं एक कैप्टन था, मेरी दोस्त भी थी बेटा, कहानी थी बहुत तगड़ी। भाई आप एक चीज और बता रहे थे चेंगिस खान के बारे में। तो आपने कुछ रिसर्च करी कि भाई क्या रियलिटी है उनकी भी, तो थोड़ा बताओ। मंगोलिया का। हाँ तो भाई देखो मंगोलिया का ऐसा है कि एक तो मंगोलिया जाने के लिए आपके पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, एक तो चाइना से जा सकते हो और एक रशिया से जा सकते हो। डायरेक्ट फ्लाइट वहाँ की बहुत ही कम है, इंडिया से तो मैंने नहीं देखी भाई। और रशिया से आप कैसे जाओगे, वहाँ जाओगे कैपिटल में और इतना लंबा, तो चाइना एक बेस्ट ऑप्शन है, इसलिए मैंने चाइना के बॉर्डर से वहाँ पे गया। अब मंगोलिया जाने का रीज़न एक तो ये था कि भाई मंगोलिया एक तो बहुत ठंडा देश है, उसके जो पूरा इंफ्रा है, इंफ्रा बोलो या एटमॉस्फेयर हो, बिल्कुल अलग है। वर्ल्ड्स कोल्डेस्ट कैपिटल है वो, वहाँ की राजधानी, उससे ज़्यादा कोल्डेस्ट कैपिटल कहीं भी नहीं है। जैसे आपको तो शहर है कितना कैपिटल, कितना -40। अच्छा ठीक है, अक्टूबर में था भाई -8 -9, तो ठीक है, सोचो बाहर निकल रहे हैं आराम से नॉर्मल, उनके लिए -8 ऐसा था जैसे हमारे गर्मी हो रही है। अच्छा हाँ, अब मंगोलिया जाना जाता है चिंगिस खान की वजह से, क्योंकि वो एक ऐसा अकेला इंसान था जिसने इतना बड़ा एम्पायर बनाया। अकेला इंसान, मतलब ब्रिटिश एम्पायर तो हो गया, पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन हो गई, 16% पूरी पृथ्वी का एक्वायर कर लिया था उसने। हाँ, इतना एग्रेसिव था कहते हैं, बट इंडिया आया था, इंडिया नहीं कर पाया वो। तो ये ले चाइना, रशिया और सेंट्रल एशिया और लेके यूरोप तक कब्जा कर लिया था उसने। तो अब उसके पीछे जो मेन बात है, जैसे इतना बड़ा एम्परर था भाई, वो मरा तो उसकी कब्र कहाँ है। मेरे दिमाग में सवाल आया कि भाई इसकी तो होनी चाहिए, क्योंकि ये नेशनल हीरो था। तो उसके पीछे की क्या कहानी है कि जानबूझ के उस टाइम में उसको कहाँ दफनाया जा रहा है, छुपाया गया, क्योंकि उसने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया था कि जो दूसरे जो जिनको कब्जा किया, जिनको मारा, जिनके रिश्तेदार थे, वो आके कहीं उसकी कब्र पे कुछ ऐसा काम ना कर दें जो चेंगिस खान का जो नाम है उसका मतलब डिग्रेड हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, जब चेंगिस खान मरा तो उसको ऐसी जगह दफनाया जो एक तो बहुत दूर थी। कहते हैं जहाँ दफन हुआ था वहाँ पर 1000 घोड़े चलाए गए ताकि ज़मीन फ्लैट हो जाए, पता ना चले कब्र कहाँ है, और एक रिवर को मोड़ दिया ताकि उसके ऊपर रह जाए। और जिन लोगों ने भी उसकी जो फ्यूनरल था वो अटेंड किया था, उसके खुद के बच्चों को छोड़ के सब मार दिए धीरे धीरे 5 से 6 महीने के अंदर, ताकि ये बात कहीं भी ना जाए कि आखिर में चेंगिस खान है कहाँ। अब कहते हैं कि जो मंगोलिया की सरकार है, उन्होंने जैसे आर्कियोलॉजिस्ट सर्वेज होते हैं उन्होंने करके शायद उनको पता है, बट ये भी एक नेशनल सीक्रेट है, जैसे हम लोगों का नेशनल सीक्रेट होते हैं, तो ये मंगोलिया का नेशनल सीक्रेट है कि चेंगिस खान है कहाँ, क्योंकि ये उनका नाम है। उससे पहले मंगोलिया में कोई सिंगल भाषा नहीं थी, मंगोलियंस को मंगोलिया नहीं बोला जाता, ये अलग अलग थे, तो वो एक ही जगह लेके आया, एक भाषा बनाई, तो इसलिए उसका बहुत नाम है भाई, ये है। अच्छा भाई, एक कंट्री है जो बहुत फेमस हो रही है इंडियंस के लिए, बहुत लोग वहाँ फ्लाइट पकड़ के जा रहे हैं, कजाकिस्तान आजकल बहुत फेमस है रील पर आपका थोड़ा एक्सपीरियंस सही नहीं रहा वहाँ के कुछ लोगों के साथ, तो क्या सीन था वो मैं चाहता हूँ आप बताओ ऑडियंस को। यार देखो, अगर कंट्री वाइज देखा जाए, आदमी क्यों जाता है, घूमने जाता है, सुंदरता के लिए जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरा मानना यह है कि एक्सपीरियंस बढ़िया तब होता है जब लोग प्लस नज़ारे खूबसूरत हों। कई जगह नज़ारे भी अच्छे नहीं थे, इंडोनेशिया में मैं तुम्हें बताऊं तो शायद उतना नहीं बोल सकता कि बहुत वो है, बट वो लोग बहुत अच्छे हैं, इसलिए बार बार मैं वहाँ जाता हूँ, ऐसा लगता है अपना सा है। अब कजाकिस्तान में क्या हुआ कि भाई लैंड करते से ही, और जितने भी दिन मैं रहा हूँ, मुझे नहीं लगता एक भी दिन ऐसा रहा होगा किसी ने मुझसे पूछा ना हो कि हिंदू हो या मुसलमान हो, और कोई भी, मतलब भाई मैं टैक्सी से उतर रहा हूँ और मतलब बंदा आ रहा है कि टैक्सी लेके जाओगे आप, मैंने कहा ठीक है भाई, हाँ जी हाँ जाना है, तो बोलता हिंदू या मुस्लिम। अब मैंने बोला यार पता नहीं, शायद पूछ रहा होगा, कोई वो होगा, ठीक है भाई, उसको बता दिया मैंने। उसके बाद मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, गाड़ी में मेरे व्लॉग में भी आएगा, व्लॉग में भी मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे व्लॉग बना रहा हूँ, वो गाड़ी वाला ड्राइवर चला रहा है, बोलता यू फ्रॉम इंडिया, मैंने यस, कहता हिंदू मुस्लिम। मैं बोला भाई क्या ही मतलब है, और चलो ठीक है भाई तुझे भी बता दिया। मेरे जो हॉस्टल में जो पोंछा लगाती है
मतलब बाथरूम साफ करती थी। 2-3 मैं 4-5 दिन था एक ही हॉस्टल में, तो हो जाता ना थोड़ा आप फ्रैंक हो जाते हो। तो एक दिन हम खाना बनाए थे, उसको ऑफर किया, काफ़ी अच्छी उससे बातचीत थी। तीसरे दिन उसने भी पूछ लिया, फिर उसका बिहेवियर थोड़ा सा अलग हो गया। मैं वो काम कर रहा था कि यहाँ सब खाना खाते हैं, आप अंदर काम कर लो, ये कर लो, रूड हो जाता थोड़ा है सुनते अजीब ही। सा बिहेवियर हो जाता भाई उनका, ये बोलते ही ना। तो ये मुझे ठीक नहीं लगा कि एक अगर आपको टूरिस्ट कंट्री बनना है तो इस तरीके का। और किसी कंट्री में देखा है आपने ऐसा? भाई मैंने तो नहीं देखा, रिलीजन पे तो कहीं भी नहीं देखा। उनको है थोड़ा ऑब्सेशन। इंडियंस को लेकर बिहेवियर अलग देखा है आपने चाइना, जापान या कहीं पे? Indians को क्योंकि लेके? जैसे जापानीज थोड़े शांत नेचर के हैं, इंडियंस को कहा जाता है बहुत लाउड होते हैं और हो हल्ला करते हैं, तो ऐसा कुछ देखा आपने जापानीज में या किसी और कंट्री में इंडियंस के प्रति बिहेवियर? यार मैंने तो नहीं देखा, कहीं भी नहीं देखा भेदभाव, देखा ही नहीं मैंने, सच बताऊं तो कहीं भी। वो जो चाइना वाली बात भी बता रहा था, हो सकता है उसकी कुछ अलग पॉलिसी हो, तो मैं ये नहीं बोल सकता भेदभाव है, बट यहाँ देखा कि ये हिंदू मुस्लिम करते हैं। तो जज करते हैं फिर तुमको ये फिर वो जानकर कि तुम बिहेवियर हिंदू आपको हो। वहीं दिख जाता है कि इस बंदे का बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हो चुका है, कि अलग है वो। जैसे मैंने मैंने वहाँ देखा है, सही बोल रहे हो, कि इजिप्ट में। इजिप्ट की रील भी आपकी बहुत फटी थी ना, कि वो पानी की बोतल का रेट हर दुकान पे अलग होगा। वो बंदे यार अलग ही हैं यार। वो तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उनको ऐसा लगता है कि ये पागल हैं, इनको कुछ पता ही नहीं है। आप एक ही स्टॉल पे अब खाना खाया आपने, अब दोबारा जाओगे उस पर आपको अलग पैसे बताएगा। कोई फिक्स्ड मेन्यू नहीं होता उनका। टूरिस्ट को तो बिल्कुल लूटते हैं भाई वो, और आप इरिटेट हो जाते हो। देखो हमारे यहाँ भी अंग्रेजों को किया जाता है, बट एक लिमिट होती है। अगर आप आसपास के लोगों से बोलोगे भाई मेरी हेल्प कर दे, तो आपको पता है इंडियंस का बिहेवियर भाई अड़ जाएंगे, आपकी हेल्प करेंगे। वहाँ के लोकली मजाक लेने लगते हैं, आपकी हंसने लगेंगे। बोतल का देखो मैंने कितना रैंडम, मैं इतना श्योर था कि मैं किसी भी शॉप में जाऊँगा तो वही ठगेगा। मैंने व्लॉग बनाया, मैं उसमें गया और मेरे पास कैमरा है, कह रहा है 20, फिर 15, फिर 10, फिर 10 दे दो, फिर 5 दे दो। तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि इतना फ़र्क होता है भाई। 200 रुपये की बोतल दे रहा है, 150 की दे रहा है, तो ये थोड़ा है। बट कजाकिस्तान में एक चीज़ और थी, मैं तुम्हें बता दूं कि चलो ये वाला फेस तो मैंने बता दिया कि हिंदू मुस्लिम, बट वहाँ पर एक इंडियंस की भी बहुत गलत बात है, अंकल्स की। मुझे एक इंडियन अंकल मिले थे, देख लेना, इसको काटना है तो काट भी देना। वो उनको देख के मुझे ऐसा लगा कि कई बार गाली पड़ना भी ठीक है हमें, थोड़ी बहुत। क्या कर रहे थे वो ऐसा? बहुत बदतमीजी कर रहे थे भाई, बहुत ओवर। वो 4-5 अंकल का ग्रुप था। जब हम ऊपर गए, एक तो हम इंडियंस को ये समझना पड़ेगा कि भाई जो चाइनीज़ होते हैं ना, जो जिनके फेस ऐसे होते हैं एशियन फेस, वो सब चाइनीज़ नहीं होते। और एक बात है वो ऑब्जर्व करना कि जितने भी चाइना के आसपास कंट्री है ना, फिलीपींस हो गए, जापान हो गए, साउथ कोरियंस हो गए, अगर आप इनको चाइनीज़ बोल दोगे ना तो ये इनके लिए गाली है, बहुत बुरी गाली है। क्योंकि आप किसी की आइडेंटिटी, यार हमें उसने मुझे बताया था, जो साउथ कोरिया आया था ना, किसी ने उसको चाइनीज़ बोला होगा, तो कह रहा है ऐसे ऐसे। तो मैंने पूछा उससे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, तो कह रहा है यार नॉर्मल सी बात है, आपको कोई पाकिस्तानी बोले लगेगा ना, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी भी तो है ना। तो ये क्या करते हैं हमारे वाले बंदे सबको, अरे आर यू फ्रॉम चाइना, तो वो भड़क जाते हैं कि यार तू कजाकिस्तान भी बोल सकता है, तू साउथ कोरिया भी बोल सकता है, तू जापान भी बोल सकता है, फिलीपींस बोल सकता है। कायदे में तो हमारे फेस वाले देश बहुत कम है, अगर आप देखा जाए तो एशियन फेस वाले तो बहुत सारे हैं, तो आप सबको चाइनीज़ बता दे रहे हो। उसके बाद चलो ठीक है भाई, ये अपने देश के लोगों को नहीं छोड़ते ये, और बाहर वालों को तो कहाँ छोड़ेंगे। चलो हम इस चीज़ को ये भी बोल देंगे कि इग्नोरेंस है, नहीं पता, मैनर्स नहीं है। हम गाड़ी में बैठे तो भाई मैं ऐसे बैठा हूँ और पीछे सीट थी, 2-3 अंकल बैठे थे, मेरे बराबर में 2-3 आदमी बैठे हुए हैं। तो एक लड़की आई, तो ये पहले अंदर से कमेंट्री कर रहे हैं, इनको दिख रहा है कि मैं बैठा हूँ, मैं भी इंडियन हूँ, मैं हिंदी समझ सकता हूँ, ठीक है। एक लड़की इंडियन बैठी है, तो हम तो समझ सकते हैं। तो कह रहा अरे अरे वो आ रही है, बैठा लो बीच में बैठा लो। अंकल भाई हमारे पापा की उम्र के होंगे, 5-7, ठीक है। तो मैं ये देख रहा हूँ, वहाँ गेट पे एक लड़की बैठी थी, तो वो उस पर चढ़ा, इनमें इनके ग्रुप का एक बंदा, और उसके यहाँ पे हाथ रख के चढ़ा भाई, ठीक है। तो मैंने कहा अरे भाई इधर भी तो हाथ रख सकते हो। कह रहा अरे ऐसे बोला वो। अब अपन भी क्या बोले, जब वो नहीं बोली, मैंने बोला भाई यहाँ भी तो हाथ रख के चढ़ सकते हो, तो चुप बैठ गया। तो फिर एक चाइनीज़ लड़की आई, वो जिसे बोल रहा था यहाँ बैठा लो, तो वो इनके बीच में बैठ गई, ठीक है। अब मुझे नहीं पता था कि भाई ये इतना एक्सट्रीम भी कर सकते हैं। 2 यहाँ बैठे थे, वो एक बीच में बैठी थी और एक बंदा इधर बैठा था। तो वो लड़की गोप्रो ले रही थी, गोप्रो था, इंस्टा 360 था। तो वो बात कर रही है, तो इससे पूछने कौन सा कैमरा है, ये है, वो बातें चल रही हैं। तो फिर उसको बोलते कि मैं यहाँ रहता हूँ, इस स्ट्रीट पे है मेरा होटल, तुम कहाँ रहती हो? तो उसने बोला वो कुछ, तो कहता है यू पार्टी विद मी इन नाइट। भाई सीधा
ठीक है अंकल भाई, और मैंने ना कैमरा ऑन कर लिया कि शायद ये अब रुक जाएगा, शर्म के मारे डालूंगा नहीं, बस यार मत कर यार, हम भी इंडियन हैं, फिर हमें गाली मिलती है। मैंने ऐसे ऑन कर लिया और मेरे फेस पे इतना गुस्सा दिख रहा है भाई, बंदे को घंटा फर्क नहीं पड़ा, वो चल रहा है। कह रहा कि ओके व्हाट टाइम यू स्लीप, व्हाट टाइम, मतलब टूटी बहुत ही, मैं तो सही बता रहा हूँ, वो अजीब इंग्लिश में बात कर रहे थे कि व्हाट टाइम यू स्लीप, 8 बजे, मैं लेने आ जाऊँगा, तो पार्टी करते हैं, ये करते हैं। तो कहती नो नो आई डोंट पार्टी। तो फिर अपने दोस्त से बोलता अरे यार ये तो बहुत जल्दी सो जाती है, ये तो मना कर रही है, इसकी दोस्त वोस्त देख कोई, वो भी तो आई है साथ में। तो यार आप नहीं देख रहे हो, आपके इंडिया की एक लड़की बैठी है, आपके इंडिया का ही लड़का बैठा है। पहली बात तो आप थोड़ा सा, तो मुझे नहीं पता आपको क्या कहा जाता है जब आप किसी देश में जाते हो, कौन सी पता नहीं फैंटेसी वाली वीडियोस देख के जाते हो, आपके ऐसे होते हैं लोग। तो अब सोचो कि वो तो लड़की थी, वो बहुत कूल थी, वो झेल के चली गई अपना, और वो उतरी भी, मैं तो उसको सल्यूट करता हूँ कि उसने इनको बिल्कुल रिएक्ट ही नहीं करा, मना करती रही कि नहीं मैं जल्दी सो जाती हूँ, 8 बजे सो जाती हूँ, होटल जाके सो जाती हूँ। अगर वो इंडिया वाला सीन होता 10 लड़कों को बता देती और उनको पीटते, तो गलत थोड़ी था उसमें, पिटने भी चाहिए अगर ऐसा काम कर रहे हो किसी देश में। भैया वो 4 लोग को ये बताएगी ना इंडियन थे, बदनामी होगी देश की। बदनाम तो है पूरा इंडिया ही होगा कि यहाँ पे ये लोग ऐसे हैं। मुझे ऐसा लगता है भाई पासपोर्ट इशू करने से पहले एक टेस्ट वेस्ट सा हो जाए, सिविक सेंस की ना हो जाए भाई उस सिविक सेंस में ये फिर पढ़ के चले जाएंगे, यहाँ सही कर देंगे, विदेश जाके आपको पता है फिर ये चलेगा। तो ये है वो बड़ा शर्मनाक सी बात वहां कौन देख रहा है? अंकल्स ज्यादा कर रहे हैं, मुझे लड़के नहीं मैंने आज तक देखे इंडिया के, हो सकते एक आधा हो, बट जो अंकल्स टाइप होते हैं ना, ये इनके ना थोड़ी फैंटेसी भरी हुई है, जाके एकदम भाई नया नया बाहर जाना जो शुरू कर रहा है ना, ये थोड़ा ज़्यादा खुल रहा है। हाँ अजीब हो जाते हैं, ये है भाई। ऑल राइट भाई, मज़ा आ गया। और हमारा पिछला पॉडकास्ट भी हमारे 3 साल के करियर, पॉडकास्टिंग करियर का सबसे लंबा था। मुझे लग रहा है आज भी हमने काफ़ी लंबा पॉडकास्ट करा है, पर इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं भाई। और हम चाहेंगे कि आप ऐसे ही बढ़िया बढ़िया देश घूमते रहो और फिर हमारे ऑडियंस के लिए आप बढ़िया बढ़िया बातें लेकर आते रहो। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। भाई आप अगली कंट्री कहाँ जा रहे हो? भाई मैं वीज़ा ही, मेरा यही तो नहीं पता होता मैं बहुत ज़्यादा ना, मुझे लगता है बहुत स्लो हूँ मैं सब उनमें ना, मैं आराम से बैठा रहता हूँ, फिर जब मन करता है कहीं भी उठ के चला जाता हूँ। अब सोच रहा हूँ शायद ना मैं वेस्ट की साइड जाऊँगा, क्योंकि मैं इधर बहुत घूम लिया, तो शायद यूरोप जाऊँ या यूके जाऊँ या कहीं, या एक किक मेरी अफ्रीका की भी दोबारा आ रही है। आपको भी ट्राइब के पास जाना है? ट्राइब नहीं, अब सोच रहा हूँ वहाँ जाऊँ, साउथ अफ्रीका से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ जाऊँ। भाई उस कॉन्टिनेंट में ना आपके सेंसेस ऐसे ऑन रहते हैं ना, 6th सेंस, सुपर ह्यूमन वाली ताकतें ऑन रहती हैं, तो वो किक है। देखते हैं कहाँ जाते हैं, कहानी लेके आएंगे आप लोगों के लिए। बढ़िया भाई, और क्या। मेरा इसी पॉडकास्ट पे आने का मन करता है, क्योंकि यहाँ पर ना आपको थोड़ा सा वो नहीं करना होता यार, कि थोड़ा सा पेंट पुताई करके कुछ बोलना पड़ता है, तो जैसे वैसे बोल दो। हाँ और क्या भाई। चलो दोस्तों, हम मिलेंगे आपसे, और जितनी भी वीडियोस की हमने बात करी वो आपको आकाश भाई के इंस्टा पे मिल जाएंगी, यूट्यूब पे मिल जाएंगी, फेसबुक पे मिल जाएगी। तो सबका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप जाकर भाई को फॉलो करो। और यहाँ तो कुछ ही देर आप बातें सुन पाए हो, लेकिन बहुत सारी वीडियोस भी आप देख पाओगे जब आप इनके चैनल पे पहुँचोगे। और अगर आप बाय चांस बिना सब्सक्राइब करे हमारे चैनल देख रहे हो तो भाई सब्सक्राइब कर दो। और ये पॉडकास्ट कैसा लगा कॉमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे आपसे नए एपिसोड में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू, टाटा, बाय बाय। और हाँ दोस्तों, जाते जाते मैं आपको याद दिला दूं, जैसा कि मैंने आपको बीच में भी बताया था वीडियो के, कि हमारा कोर्स लाइव हो चुका है हमारी वेबसाइट पे। चाहे आपका काम कोई भी हो, ये कोर्स आपको हेल्प करेगा सोशल मीडिया पे ग्रो करने में। हमने अपने पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस इस कोर्स में डाल के आपके लिए कुछ एपिसोड्स बनाए जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ पर भी लिखा आ रहा है हमारी वेबसाइट का नाम। जाइए कोर्स को एक्सेस कीजिए। हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। बाय बाय।